हेलो जी, आदाब, नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। क्या हालचाल है बेटा आप लोगों के? और कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। तो बेटा लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 6, उस सेशन में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोगों ने देखा था कि प्रैक्टिकली कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये सारी चीज लास्ट क्लास में हमने देखी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि कायरल एटम क्या होता है। यस, याद है क्या तुम्हें? और फिर उसके बाद मैंने आपको कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताया था। ठीक है, आज है आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 7। एकदम जबरदस्त मजेदार टॉपिक होने वाला है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मजा आ जाएगा आपको इस टॉपिक में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट किया जाए फिर। आप सब लोग तैयार हो उसके लिए? यस, कर दें स्टार्ट। चलिए जी, तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सबसे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसका छोटा सा रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद आज एक बहुत जबरदस्त चीज आरएस नोमेनक्लेचर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा क्या होते हैं, और अगर टाइम मिला तो लास्ट वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली वन कायरल एटम। ठीक है, ये वाली चीजें हैं आज वाले सेशन का टॉपिक, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो एकदम बढ़िया ढंग से। डीबीपीज आपको मिल रही हैं टाइमली, आप उनको सॉल्व भी कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, बिना रुके बिना थके, है ना? क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें आपको थ्रू आउट द ईयर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन ना पढ़ाई करो, 4 दिन पढ़ लो, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 4 दिन पढ़ ली, ऐसा नहीं चलता बेटा, है ना? हर दिन पढ़ो, भले ही कितना भी पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन हर दिन पढ़ो, है ना? बूंद बूंद से घड़ा भरता, आप लोगों को पता ही हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखो, और जब भी आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे जहां जहां प्रॉब्लम लगेगी, जिस जिस बच्चे को, वैसे आपको वहां पर डाउट के सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। अगर आपका मैक्सिमम बच्चों का जो कॉमन डाउट होता है उसको मैं क्लास में भी लेके आ जाता हूं और फिर उसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूं आपके और मेरे कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, जो साधन है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपके कॉमेंट्स है। ठीक है, मैं आपके कॉमेंट्स बड़े सीरियसली लेता हूं, और आपको समझ में आ रही है बातें, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये चीजें मुझे बहुत खुश करती है। आप लोग जो भी आपके दिल की बात है वो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और सिलेबस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा था 1-2 बच्चे सिलेबस को लेके कंसर्न थे कि सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म होएगा, आप क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दो। तो बेटा 2 घंटे की जनरली हमारी क्लास की ड्यूरेशन होती है। 2 घंटे से ज्यादा अगर क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाओगे तो आप देखो दिन में आपको खुद से रिविजन भी तो करना है। आप अगर सिर्फ क्लासेस अटेंड करते रहोगे तो फिर रिवीजन वाले पार्ट में लैग करोगे बेटा। तो मुझे लगता है 2 आवर्स का जो क्लास है वो सफिशिएंट है। जहां पर भी मुझे लगेगा कि सिलेबस लैग कर रहा है, मैं एक्स्ट्रा आपको सेशंस प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर हम लोग अपने क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है मन्ना, धीरे धीरे रंग में आ रहे हो तुम। जैसे जैसे एकदम ऑर्गेनिक का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा ना, फिर उसके बाद तो मैं फिर सेशन 2 घंटे नहीं 3 घंटे भी लूंगा ना, फिर तुम्हें लगेगा सर और पढ़ाते रहो, है ना? तो अभी तुम उसकी टेंशन मत लो, अभी थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते जाओ, है ना? चलिए जी, जो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली चीज हमने पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? हम लोग कहते थे कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर आप निकोल प्रिज्म से पास करते हो, जैसे ही आपने इसको निकोल प्रिज्म से पास किया बेटा, निकोल प्रिज्म क्या करता था बताइए जरा? निकोल प्रिज्म क्या करता था? इसके जो वाइब्रेशन है उसको एक सिंगल प्लेन में कट कर देता था। यस, बताइए इसका नाम क्या था? जल्दी से बोलिए। ये जो लाइट थी इसको हम क्या कहते थे? प्लेन पोलराइज लाइट। याद आ रहा है तुम्हें? बिल्कुल। इस प्लेन पोलराइज लाइट को आप क्या करते थे? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसका आपने सॉल्यूशन फिल कर रखा है ना, इस सॉल्यूशन में से इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते थे। ठीक है, फिर आपने कहा था सर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी थी कि ये जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है जैसी गई वैसी बाहर निकल गई। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है बेटा, वो थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम? और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है ये थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। याद आया तुम्हें? जब अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा पाए, आप लोग कहते थे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। याद आया तुम्हें?
यस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर आपका सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से रोटेट करवा पा रहा है तो आप उस सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते थे। यस, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में दो चीज आती थी, कौन सी? अगर आपका सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसको आप डी कहते थे, या फिर आप उसको प्लस साइन के प्लस से दिखाते थे, है ना। डी बोले तो दिल्ली नहीं है भैया, डी बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता था, याद आ रहा है। और वहीं पर अगर मान लो प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती थी, उसको आप एल कहते थे, और आप उसको माइनस साइन से भी दिखाते थे। आपको यहां तक ये बात समझ में आ चुकी थी। और प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का जो टेंडेंसी है, आप उस टेंडेंसी को बोलते थे बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी। यस, आप उसको क्या कहते थे बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। यस, अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, वो था कायरल सेंटर। याद आया क्या तुम्हें? कायरल सेंटर उस सेंटर को कहते थे जो 4 डिफरेंट एटम से बॉन्डेड होता था। और वो जो एटम था बेटा जी, उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन होना क्या जरूरी था? sp3 होना जरूरी था, है ना। तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कायरल एटम कंसीडर किए थे। कार्बन हो सकता है कायरल एटम, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। लेकिन नाइट्रोजन से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया चीज थी जो मैंने आपको बताई थी। अगर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और उससे 3 डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है तो इसको कायरल कंसीडर नहीं करना। एक टॉपिक होता था इमाइन इन्वर्जन, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सल्फर के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, फास्फोरस के साथ भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ चुकी है, क्लियर? बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। कैपिटल डी कैपिटल एल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं वापस से कि इसका स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है ना। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये कहां से बताया गया है? कैपिटल डी और कैपिटल एल ग्लिसरैल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, कंपाउंड्स को नाम देते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड की शक्ल दिखने में ऐसी होती है, ठीक है बेटा। ये देखो जरा, ऐसा होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर ग्लिसरैल्डिहाइड में हम कहते थे इस कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसको आप कैपिटल डी बोलोगे, ठीक है। ये डेक्सो रोटेटरी भी हो सकता है, लिवो रोटेटरी भी हो सकता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ कैपिटल डी बताना है, ठीक। और अगर मान लो इस कायरल कार्बन पे आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता था तो बेटा हम इसको क्या कहते थे? दिस इज योर एल कॉन्फ़िगरेशन। याद आया तुम्हें? साथ साथ मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन के बारे में भी बताया था। यस, अरे तुम बोल नहीं रहे हो भाई, आज क्या चक्कर है? हाँ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम क्या कहते थे? ऐसे 2 लाइन बनाते थे। हम कहते थे कि यह है हॉरिजॉन्टल लाइन, यह वर्टिकल लाइन, दोनों लाइन जहां कट कर रही है दैट इज योर कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन पे ये जो ग्रुप लगे हैं बेटा, ये ग्रुप आपसे दूर की तरफ हैं, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ठीक है। और यहां पर अगर 2 ग्रुप लगे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप होते थे वो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होते थे। हो, एक सांस में बोल डाली सारी चीजें। ये हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन था, ठीक है जनाब। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लिया, पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से चल रही है तुम्हारी। आगे चलते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उनकी होगी प्रैक्टिस से रे बाबा। खूब सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। आ जाओ जरा, क्या करना है? क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई ऑल द कायरल एटम। देखो स्क्रीन से मैं साइड में हो गया हूं, आप इस स्क्रीन को पॉज कर सकते हो। इसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, उसमें सारे एटम्स में कितने कायरल कार्बन है, कितने कायरल एटम है, ये आपको बताना है, ठीक। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ो, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं, सेम है, क्या ये कायरल हो सकता है? नहीं। कायरल की कंडीशन क्या थी? सबसे पहला उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 और उससे अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बस कहानी खत्म। यस, अच्छा जी, इसके पास जाओ, इससे पूछो भाई कार्बन एक बात बता, तेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये बोलेगा मेरा sp2 है, छेड़ना ही नहीं है, sp2 वाले से हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना। अच्छा, इस कार्बन के पास आओ, देखो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है बेटा, एक OH ग्रुप लगा है, दोनों डिफरेंट है,
इधर एक बड़ा ग्रुप लगा है, इधर एक दूसरा ग्रुप लगा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल है। अरे बोलो ना यार, ठीक है। नेक्स्ट वाले कार्बन को पकड़ो, एक H लगा है, एक OH है, एक इतना बड़ा ग्रुप, एक इतना बड़ा ग्रुप, ये वाला भी कैसा होगा? कायरल होगा। यस। अगले वाले कार्बन पे बेटा 2 हाइड्रोजन लगे, इसका मतलब ये कायरल नहीं हो सकता। जिस जिस पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो आपका कायरल कार्बन है, क्योंकि कायरल को स्टार से दिखाया जाता है। याद है तुम्हें, लास्ट क्लास में बताया था, है ना? ठीक है जी, आगे बढ़िए जनाब। इस कार्बन को पकड़ो, नहीं हो सकता भाई, 3 हाइड्रोजन लगे हुए। इस कार्बन को पकड़ो सर, 2 मिथाइल लगे हुए, सेम ग्रुप, ये भी नहीं हो सकता। इस कार्बन को पकड़ो, देखना क्या लगा है, एक Br लगा है, एक CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन है और एक इतना बड़ा ग्रुप है, इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल है। अरे समझ में आ रही है आपको बात मेरी? ठीक है, अच्छा आगे चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें बताओ कितने कायरल है। क्या ये कायरल हो सकता है? सर नहीं होगा, यहां CH3 है। ये हो सकता है क्या? सर ये भी नहीं होगा, CH2 है। इस वाले कार्बन को पकड़ो सर, इससे एक CH3 लगा है, एक इधर इथाइल ग्रुप लगा, इधर एक दूसरा ग्रुप डिफरेंट है, और एक इससे हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इस कार्बन से अटैच 1 2 3 और चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट, इसका मतलब ये कायरल कार्बन होगा। ठीक है क्या? मेरी बात आपको समझ में आ गई है? पक्का ढंग से, एकदम बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले को पकड़ो, नेक्स्ट वाले को पकड़ो जरा। देखो जी, ये जो कार्बन है बेटा sp2 है, ये वाला sp2 है, भूल जाओ, कायरल में इनकी गिनती नहीं होनी, sp3 होना चाहिए। इसको देखो, एक H OH, ये वाला ग्रुप अलग अलग है, चलो कायरल बना दो, स्टार मार्क कर दो, ठीक है। अगले कार्बन को पकड़ो, ये वाला OH H इथाइल, ये वाला ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी कायरल होगा। अरे तुम कर पा रहे हो ना यार, सही बताओ ना, हो पा रहा है ना तुमसे? फिर CH2 ये कायरल नहीं है, यहां से ये भी कायरल नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइक्लिक कंपाउंड आ गया है ना, साइक्लिक वाले में थोड़ा गौर से, आराम से देखना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर इस वाले कार्बन से ना, एक तो CH3 है, इधर CH2, इधर भी CH2, फिर CH2, इधर CH, ये वाले सेम है लेकिन पूरी रिंग में चेक करना है, डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल होगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये भी नहीं हो सकता, 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता, 2 हाइड्रोजन है, खत्म कहानी। इस वाले कार्बन के पास आओ बेटा, इससे क्या लगा है, एक OH एक H, यहां CH2 यहां CH, अलग अलग है, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। ठीक, ये वाले कार्बन को पकड़ो, इससे क्या लगा है, CH2, ये इधर CHOH, डिफरेंट है बिल्कुल। इससे एक ये वाला ग्रुप लगा है और एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, इसका मतलब ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। तो बेटा इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन देके तुमसे पूछ सकता था, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, है ना? तो ये जितना भी आपके सामने लिखा है ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? काफी सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो एकदम हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, नेक्स्ट वाले पे आओ, 6th वाले पे। इसमें चेक करना, सर ये वाला कार्बन ना sp2 है, कैसे पता लगा मुन्ना? एक पाई बना रहा है, सर ये भी sp2 है, देखो ये भी पाई बना रहा है, ये वाला भी sp2 है, सर ये भी पाई बना रहा है, इसका भी sp2 है, पाई बॉन्ड, ये भी sp2 पाई बॉन्ड, ये भी, अरे भाई ये तो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है यार। अच्छा, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो क्या कायरल की बात करते हैं हम? सर नहीं करते, नहीं करते तो फिर इसमें भी नहीं होगा, खत्म कहानी। ये लो, इसमें कोई कायरल एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी जनाब, आपको मेरे द्वारा कही हुई बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। चलिए आगे चलिए फिर। अच्छा, ये तो आसान वाला एग्जांपल है, देखो 3 हाइड्रोजन सेम, 2 हाइड्रोजन सेम नहीं, इस कार्बन को पकड़ो, एक H मिथाइल OH इथाइल, ये वाला कार्बन कायरल, खत्म कहानी। इस वाले में इस कार्बन से मिथाइल इथाइल इथाइल सेम, बाकी इसके अलावा कोई कायरल नहीं होगा, इसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस पे आओ, ये है CH3, कायरल हो ही नहीं सकता, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, कायरल नहीं हो सकता, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन कायरल नहीं हो सकता, ये कार्बन इसलिए कायरल नहीं हो सकता क्योंकि तीनों हाइड्रोजन सेम है, इसका मतलब इसमें भी कोई कायरल एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आए, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से देखना है ना,
और स्क्रीन को पॉज करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है ना। नेक्स्ट वाले में आइयो जरा, 10th वाले में। इसमें कायरल हो सकता है क्या सर? देखो ये तो है sp2 और ये वाला ये भी sp2, इसको तो देखना ही नहीं है। ये वाले कार्बन को चेक करो, sp3 है, कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, एक H, एक CH3, एक Br और एक इतना बड़ा ग्रुप, डिफरेंट है, सारे के सारे कायरल है। ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं 11 नंबर। इसको पकड़ो, ये बेटा CH3 है, नहीं हो सकता कायरल। ये sp2 है, नहीं हो सकता। ये वाला भी sp2 है, नहीं हो सकता, छोड़ दो। इस वाले कार्बन को पकड़ो, देखना जरा, इससे Cl, एक ऐसा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप, दोनों डिफरेंट है, और एक है हाइड्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। ये वाला कार्बन कायरल होगा। क्या ये वाला हो सकता है सर? कैसे हो सकता है, आप कैसी बात कर रहे हो, दो ब्रोमीन सेम है, नहीं हो सकता, खत्म कहानी। अरे बोलो ना यार, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? पक्का समझ में आ रही मेरी बात? आगे आओ फिर नेक्स्ट वाले में। सर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम है, कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है इसका कायरल देखना नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2। यहां पर CH3 लगा है, ये भी इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन सेम है, ये भी कायरल नहीं हो सकता। तो इसको पकड़ो फिर, इस कार्बन से देखो, एक ये वाला ग्रुप इतना बड़ा, एक ये वाला ग्रुप इतना बड़ा, एक ये वाला ग्रुप इतना बड़ा, क्या तीनों ग्रुप डिफरेंट सर? बिल्कुल। और एक चौथी पोजीशन पे क्या लगा, हाइड्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, तो ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा। बताइए जरा, क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? समझ में आ रही है एकदम बढ़िया ढंग से? काफी सारे क्वेश्चन हो गए बेटा, कितने हो गए, 12 हो गए अभी तो। अरे लो बताओ, और भी है यार, क्या बात कर रहे हो? मतलब देख रहे हो तुम, क्वेश्चन की भरमार है। यहीं पर इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना क्लास में ही, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन तो मेरी कॉपी में किया हुआ था मैंने, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है ना। देखा हुआ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बेटा, जब हमारे क्वेश्चंस में, हमारे नोट्स में ज्यादा क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं ना, तो है ना। और मैं चाहता हूं कि जो आपका नीट का एग्जाम आए ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो सारे आपके देखे हुए हों, क्योंकि जो देखा हुआ क्वेश्चन होता है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है ना, और उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। नए क्वेश्चन में फिर भी गलती हो सकती है ना, लेकिन नया तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम तो यहाँ पर रोज पढ़ाई कर रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, बताओ। ये रिंग वाले कार्बन को छेड़ो ही मत, क्यों? सारे sp2 है, हटाओ, काम ही खत्म। इस कार्बन से एक फिनाइल रिंग है, एक Br है, एक इथाइल है और एक हाइड्रोजन है, इसको कायरल बना दो, खत्म। ये CH2 CH3 कायरल नहीं हो सकता, ठीक है सर, हो गया ये तो, काम खत्म करो। सर नेक्स्ट वाले पे जाइए, इसमें चेक कीजिए, ये जो कार्बन है क्या इसको मैं कायरल कह दूं? सर बिल्कुल कह दो। इससे चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डेड है, क्या इसको कह सकता हूं? नहीं, ये तो sp2 है, ये वाला भी sp2 है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही कायरल कार्बन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, क्या ये कायरल हो सकता है? नहीं, 3 हाइड्रोजन है। ये हो सकता है? नहीं, 2 हाइड्रोजन है। क्या ये हो सकता है? नहीं, 3 हाइड्रोजन है। क्या ये हो सकता है? सर एक NH2, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक हाइड्रोजन, क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है सर, तो इसका मतलब ये वाला कायरल होगा। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो कायरल वाला वहम था, डर था, आपके दिमाग से निकला कि नहीं निकला? काफी सारे क्वेश्चंस तो मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे, 15 क्वेश्चन अभी कर लिए भाई। इतने क्वेश्चन करने के बाद ना फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक मैंने होमवर्क भी दिया था तुम्हें यार, लास्ट क्लास में होमवर्क तो मैं भूल ही गया। चलो ये देख लेते हैं, ये वाला, ऐसा वाला, हाँ तुमने सॉल्व किया था क्या इसको? बताइए जरा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था ना, ए बेटा, देखना मुन्ना, यही था। तो इसमें देखो, ये वाला कायरल कार्बन नहीं हो सकता, 2 हाइड्रोजन सेम है। ये वाला भी कायरल नहीं हो सकता, हाइड्रोजन सेम, अपना आंसर चेक कर लेना, ये भी नहीं हो सकता, 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 खत्म। ये तो उड़ गए, कहानी खत्म इनकी तो, है ना। अच्छा, अब आप आ जाओ किसके पास? इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास चलो, चलते हैं। इस कार्बन से ऊपर CH2 लगा है, इधर भी CH2 लगा है, क्या दोनों ग्रुप सेम है क्या? नहीं सर, आगे चलो। CH2 सेम है तो आगे बढ़े, इधर CH2 मिला, इससे आगे बढ़े तो क्या मिला सर? CH मिला, इस पे क्या है? CH है। इसका मतलब सर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ गए, तो ये वाला जो कार्बन है वो कायरल होगा, ठीक है ना। ये काफी बढ़िया एग्जांपल है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको समझ में आए तो देख लेना।
फिर उसके बाद ये वाला जो कार्बन है इससे चेक करो, CH2 सेम मिला। फिर आगे चले, इधर CH2 मिला, इधर CH मिला, सर डिफरेंट आ गया, डिफरेंस आ गया, मतलब ये वाला भी कायरल होगा। क्योंकि यहां पर देखो ना बेटा, इससे क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, है ना, है कि नहीं, इससे क्या अटैच होगा, एक हाइड्रोजन, एक ये वाला ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक इधर वाला ग्रुप और एक यहां पर कार्बन, ठीक है ना, तो चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर, यहां तक कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला कायरल है तो क्या ये वाला कायरल होगा, क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ही तो है ऊपर और नीचे वाला। और अगर ये वाला कायरल है तो ये भी कायरल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस खत्म, 4 कायरल कार्बन। बीच वाला कायरल हो सकता है क्या? सर नहीं होगा। देखो इधर जाओगे सेम ग्रुप सेम ग्रुप, आगे चलो सेम ग्रुप, इधर चलो तो ये CH, इधर तो CH आया लेकिन इधर CH2, फिर इधर CH2 CH2 CH। हाँ जी, चेक करो, देखे एक बार चेक कर लो, देखे बेटा फटाफट से, क्या समझ में आया क्या तुम्हें ये चीज? क्या ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चलें अब। चलो जी, एक मिनट बेटा, है ना। चलो जनाब, तो ये कायरल वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से जब भी आपके एग्जाम में आएंगे आप उनको निपटा के आ जाओगे। अब चलेंगे हम लोग सीधा आगे, और आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, एकदम धांसू दमदार जबरदस्त जोरदार। टॉपिक का नाम है RS नोमेनक्लेचर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो कायरल सेंटर होता है उसको R या फिर S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, आप R का मतलब क्या है यहां पर, है ना, R मतलब राहुल ही नहीं होता हमेशा, है ना। R का मतलब यहां पर है बेटा रेक्टस, क्या बोला जाता है, रेक्टस, है ना, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट या फिर क्लॉकवाइज। ठीक, S यहां पर होता है सिनिस्टर, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है सर, ये यूज क्यों कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसको ना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कई जगह पर, है ना। ये क्या बताता है बेटा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। ठीक, ये एटम के कॉन्फ़िगरेशन को बताता है कि जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं आपको। जैसे मान लो कि ऐसा एक फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। फिशर प्रोजेक्शन में ये जो 4 ग्रुप हैं ABCD, ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं। ये चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट है इसका मतलब बेटा ये वाला जो कार्बन होगा कायरल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है, ये जो कायरल कार्बन होता है ना बेटा, इस कायरल कार्बन में जो अटैच ग्रुप्स हैं उनको प्रायोरिटी असाइन करनी होती है। क्या करना होता है, क्या करना होता है, प्रायोरिटी असाइन करनी होती है। अब प्रायोरिटी असाइन करने के लिए बेटा जी रूल कौन सा काम में लेते हो, याद आया तुम्हें, CIP रूल। अरे ये CIP रूल कहां पढ़ा था हमने, कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल, ये पढ़ा था EZ नोमेनक्लेचर में, याद आया क्या तुम्हें? अरे याद करो ए भाई लोगों, EZ नोमेनक्लेचर अभी 1-2 लेक्चर पहले ही तो पढ़ा है यार। उसमें हमने पढ़ा था ना, EZ नोमेनक्लेचर में CIP रूल पढ़ते थे, 4-5 रूल थे। सबसे पहले याद दिलवा देता हूं, देखो फटाफट से। सबसे पहले हम क्या देखते थे, जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखना है, यस। फिर उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर सेम होता था तो फिर हम क्या देखते थे, एटॉमिक मास चेक करते थे। ठीक है, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल होता था क्या, कि अगर सेम एटम अटैच है तो उससे अगले वाला एटम देखना है। ठीक, और फिर उसके बाद चौथा रूल होता था, अगर मान लो डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इस डबल बॉन्ड को क्या ट्रीट करना है, जैसे कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच हो। अगर मान लो ऐसा लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ऐसा मानना है कि इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है। ये वाले हमने 4-5 रूल्स पढ़े थे, याद है तुम्हें? ठीक है, तो यही रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी को असाइन करूंगा। और वो जो प्रायोरिटी आपने असाइन करी है, उस प्रायोरिटी के बेसिस पे आप चेक करोगे कि आप क्लॉकवाइज में घूम रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो। इसके बेसिस पे आपका अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो यहां पर वापस कह देता हूं, काम में आएगी क्या, एटम्स की प्रायोरिटी। तो अगर आपको प्रायोरिटी के रूल याद नहीं है,
आपने अगर नहीं पढ़ा है प्रायोरिटी तो अभी कह देता हूं, स्क्रीन को करो पॉज, ईजेड नोमेनक्लेचर में जहां पर मैंने सीआईपी रूल पढ़ाया है, प्रायोरिटी के रूल पढ़ाए हैं, फटाफट से उस स्क्रीन पे जाओ, उस स्लाइड पे जाओ और उस वीडियो को थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए फटाफट से देख लो, ताकि ये जो आरएस नोमेनक्लेचर है इसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो जी। अब बेटा हम लोग ये जो नोमेनक्लेचर है इसको दो पार्ट में देखने वाले हैं। पहला पार्ट हम लोग देखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दूसरा आरएस नोमेनक्लेचर देखेंगे अगर मान लो आपको जो कंपाउंड है उसका वेज डैश फॉर्मूला दिया हुआ है ना, फिशर नहीं दे रखा, कौन सा दे रखा है, वेज डैश फॉर्मूला दे रखा है। तो दोनों केसेस में हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं फिशर की बात कर रहा हूं, फिशर में भी दो केस बनेंगे, फिशर में भी दो केस बनेंगे। पहला केस लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब चार ग्रुप में से उस ग्रुप, वो ग्रुप की बात हो रही है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट वर्टिकल लाइन। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है बेटा, वर्टिकल लाइन पे। सर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां हो, हॉरिजॉन्टल पे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ फटाफट से, अगर वो वर्टिकल लाइन पे है तो आपकी तरफ है कि आपसे दूर है, फटाफट बताओ। ए मुन्ना जल्दी बोलना यार। बेटा अगर वो वर्टिकल लाइन पे है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो वो आपकी तरफ है या फिर आपसे दूर है, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। याद आ गया, पक्का आपसे दूर की तरफ है। हमेशा हमें कोशिश यही करनी होती है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए हमसे दूर की तरफ। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ फिर। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है मतलब आपसे दूर की तरफ है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है 1 से 2 और 2 से 3। आपको कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3। 4 को भूल जाओ, 4 कहीं पर आए उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो आप 1 से 2 और 2 से 3 जाने में क्लॉकवाइज घूम रहे हो, 1 से 2, 2 से 3 जाने में कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, तो आपका जो वो कार्बन है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया R। और अगर मान लो आप ऐसे घूम रहे हो 1 से 2, 2 से 3, अगर आप 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो और आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो बेटा तो उसका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा S। सर सिर्फ क्या 1 2 3 देखना है, बिल्कुल। 4 जो है उसको इस ऑर्डर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, बस खत्म। अगर क्लॉकवाइज में है तो R, एंटी क्लॉकवाइज में है तो S। लेकिन कब, जब आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। एग्जाम्पल दूंगा तभी कहानी समझ में आएगी। इधर देखो जरा, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कायरल कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन R है या फिर S है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एटम्स को प्रायोरिटी का ऑर्डर असाइन करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला पॉइंट ये होता था कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक, तो मुझे बताइए एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन का नंबर 1 मिलेगा इसको। ठीक, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा ब्रोमीन नंबर 2, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा हाइड्रोजन नंबर 4। आपका हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पे है, बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन है। अरे मुन्ना इसमें तो डाउट नहीं है ना तुम्हें, क्लॉकवाइज कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। अबे मैं फिर बताऊंगा ना, तुम फिर मैसेज करोगे थैंक यू सर, है ना। आज आपने हमें एक चीज और नहीं बता दी केमिस्ट्री के साथ साथ है। देखो एक दिन मैंने तुम्हारा ऑड इवन वाला डाउट क्लियर किया था, है ना। मुझे पता था तुम्हें डाउट ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, मैंने डाउट क्लियर किया था। वैसे आज मैं और बता देता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में घूमने की, घड़ी में जैसे चलते हो ना 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है ना, उसका घड़ी का वॉच मतलब, तो उसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज। अगर आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हो मुन्ना तो उसको बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है क्या बात मेरी, अरे बोलो ना यार, सिंपल चीज है ये तो, है ना। तो आप 1 से 2, 2 से 3 जाने में कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो आपका कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या, बोलना पड़ेगा क्या ये बात सही है।
एकदम बढ़िया से, कोई डाउट नहीं है। ठीक, और एग्जाम्पल दूंगा, अभी इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। देखो एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने ऐसा लिखा है OHFClH। मैंने कहा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, खुद से करने की कोशिश करो, देखें एक बार। इस कंपाउंड का तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन बताना है कायरल कार्बन का। देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका आता है? क्लोरीन का। नंबर प्रायोरिटी में ये 1 पहले आएगा। क्लोरीन के बाद कौन आएगा? देखो OH और फ्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फिर आएगा 3 ऑक्सीजन का, और फिर आएगा 4। ठीक है, हो गया प्रायोरिटी। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है? सर 4th पोजीशन पे है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां प्रेजेंट है बेटा? 4th पोजीशन पे है। तो हमारा काम बन गया, हम तो यही चाहते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप 4th पे रहे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अगर मैंने ऐसा 1 2 3 4 लिख दिया तो मुझे जाना है 1 से 2, 2 से 3। देखो 1 से 2 और 2 से 3 कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं? सर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस। खत्म कहानी। सर 4 बीच में आने देना यार, मुझे 4 से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो 1 से 2, 2 से 3 जाना है, वो ऑर्डर चेक करना है, बस खत्म। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? ऐसा आ गया। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? आसान है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। और एग्जाम्पल देता हूं, अभी अभी इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें। देखो और एग्जाम्पल लिखो, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक एग्जाम्पल देता रहूंगा मैं। देखो जी नेक्स्ट वाला चेक करो, ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है। सबसे पहले चेक कर लेना भाई कायरल है कि नहीं है, पता चले तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आ जाओ कायरल ही ना हो। कायरल है कि नहीं? ये कार्बन CH3 Br CH2 और CH2 CH3 डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब कायरल है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे प्रायोरिटी का ऑर्डर असाइन करना है सबको। ठीक, तो करो, देखें असाइन ऑर्डर करो। ये वाला जो ब्रोमीन है, देखो क्या क्या लगा हुआ है? कार्बन कार्बन कार्बन। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले कौन आएगा? प्रायोरिटी में सबसे पहले ब्रोमीन आएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, 1 हो जाएगा। अब देखो ये कार्बन 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 टाई हो गया, तो जब टाई हो जाता था तो हम अगला एटम देखते थे। यहां पर चेक करो, कार्बन से क्या बॉन्डेड है? 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, अच्छा यहां पर चेक करो, ये वाला जो कार्बन है बेटा, उससे 2 तो कार्बन बॉन्डेड है, और ये एक अगले कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, और यहां पर चेक करो, ये वाला जो कार्बन है वो 2 तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ठीक है, तो जब टाई हो जाए तो फिर हमें अगले एटम चेक करने होते हैं, है ना, कि वो जो एटम है वो कौन से एटम से बॉन्डेड है। अब देखो इन एटम में कंपैरिजन करना है, इसमें इसमें और इसमें। सबसे हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसका मतलब 1 के बाद प्रायोरिटी 2 में कौन आएगा? ये आएगा क्या? ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले में, फिर भी इतनी ईमानदारी से, उतनी ही श्रद्धा से आपको वापस उसी पेशेंस से वापस बता रहा हूं, है ना, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए। अब चेक करो इसमें और इसमें, हायर एटॉमिक नंबर वाला इसमें है तो इसको नंबर 3 मिलेगा, और इसको प्रायोरिटी में नंबर 4 मिलेगा। ठीक है, हो गया? अरे बोलो ना यार, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब अगर 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पे है, हम यही चाहते हैं। अब 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए। आप कैसे घूम रहे हो? आप क्लॉकवाइज में घूम रहे हो। कैसे घूम रहे हो? क्या हो गया भाई इसको? आप 1 से 2, 2 से 3 जाने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, और अगर क्लॉकवाइज में घूम रहे हो मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन होएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी, क्या यहां तक कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा भाई? कॉन्फ़िगरेशन आर और एस समझ में आ रहा है ना? और एग्जांपल दूं तुम कहो तो? चलो ठीक है, अब लिख लो। अब तुम कह रहे हो तो देना ही पड़ेगा, क्या करें। इधर आओ, यहां लिखा है मैंने COOH, ठीक है, यहां लिखा है मैंने OH, ठीक है, यहां लिखा है मैंने CH3, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने NH2। अब बताओ, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है जी? सबसे पहले सर प्रायोरिटी का ऑर्डर असाइन करना है। क्या करना है सबसे पहले? सर प्रायोरिटी का ऑर्डर असाइन करना है। प्रायोरिटी का ऑर्डर कैसे असाइन करेंगे? सर एक बात देखिए, कायरल कार्बन है ये वाला, यस, इससे अटैच क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, NH, नाइट्रोजन।
एटॉमिक नंबर में सबसे पहले कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। नंबर 1 दे दो इसको, खत्म कहानी। फिर उसके बाद चेक करो, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? नाइट्रोजन का, नंबर 2 दे दो। अब चेक करो, इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन, दोनों में टाई हो गया। फिर क्या करना है? चेक करना है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इसका मतलब इस कार्बन को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि हायर एटॉमिक नंबर यहां आ रहा है, और ये वाला जो कार्बन होगा ये नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा सर अब 4 को भूल जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। ये देखो 4 को भूल जाओ आप, है ना, आप 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ। कैसे घूम रहे हो? कैसे घूम रहे हो भाई? कैसे घूम रहे हो भाई? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। बस खत्म कहानी। बोलो यार, अब तो समझ में आ गया तुम्हें, मुझे पता है। आ गया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, क्लियर हो गया ना अभी? हाँ, अरे बोलो ना यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेटा फर्स्ट केस था, जब आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये कहां होता है? वर्टिकल लाइन पे होता है। अब अगर मान लो आप कहोगे सर उल्टा भी तो हो सकता है, केस 2 आ जाओ। केस 2 देख लेते हैं, कौन सा केस है? केस 2, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां पर प्रेजेंट है वो? हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है बेटा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप? हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है सर, अब अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो आपको क्या करना है? देखो जो अभी आप कर रहे थे वैसा ही करना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हो तो आज कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में गए हो तो कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, उल्टा हो जाएगा मतलब जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था वो कहां आ गया है? पहले तो था बेटा वर्टिकल पे तो आपसे दूर था, अब आ गया हॉरिजॉन्टल पे तो आपकी तरफ आ गया, उल्टा हो गया ना जस्ट। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पहले आर था, अब क्या हो जाएगा? एस, और पहले जहां पर एस था वहां हो जाएगा आर। एंटी क्लॉकवाइज में पहले एस था, आज क्या हो जाएगा? आर। याद रखना आसान है मेरे हिसाब से, बोलो ना यार। अरे बेटा बोलना पड़ेगा यार, अभी मैंने इसके और भी एग्जाम्पल भी कराऊंगा ना तो तुम्हें और याद हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये समझ में आया कि नहीं आया? याद रख सकते हो कि नहीं तुम? लो जी, एकदम बढ़िया डिजाइन बना दी तुम्हारे लिए, है? सही है, समझ में आया? एग्जाम्पल दे देता हूं फिर तो आ जाएगा ना। चलो आओ फिर, ऐसा लिखा है, पहला ये लिखा है, ठीक है, ये वाला फटाफट से सॉल्व करो। देखो जरा, दो एग्जाम्पल तुम्हारी स्क्रीन पर है, चाहो तो आप खुद से कर सकते हो इन दोनों को, है ना, कोई मुश्किल नहीं आएगी तुम्हारे लिए, बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहले क्या करना है? एटम्स को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को। फिर किसको मिलेगी? नाइट्रोजन को। और जो आपका हाइड्रोजन है उसको प्रायोरिटी मिलेगी 4। ठीक, अच्छा अब मुझे क्या करना है? मुझे 1 से 2 और 2 से 3 जाना है। क्या करना है मुझे? 1 से 2, 2 से 3 जाना है। ठीक है, तो चले जाओ, ये 1 से 2 जाना है, 4 बीच में आए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2, 2 से 3। तो मैं कैसे जा रहा हूं बेटा? क्लॉकवाइज आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, तो जब आप क्लॉकवाइज आते हो तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या ये बात सही है? क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, किसी चीज में नहीं समझ में आया? फटाफट से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है? यस, आगे चलें? हाँ जी, ठीक है। अगला देखो, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को पकड़ो,
इस कार्बन को पकड़ो, इसमें क्या चेक करना है, वापस से देखो। सबसे पहले तो यहां कार्बन लगा, फिनाइल मतलब यहां पर भी क्या है, कार्बन ही तो है। अरे भाई फिनाइल का मतलब ये क्या होगा, ऐसा होगा ना यार, ये ऐसा ही तो होगा बस। तो यहां है कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां ऑक्सीजन, यहां क्लोरीन। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को मिलेगी। क्लोरीन के बाद किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को मिलेगी। दिस इज नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहां पर कार्बन आ गया, यहां पर कार्बन आ गया। अगर सेम ग्रुप आ जाए तो फिर क्या चेक करना होता है, अगला आइटम। यहां पर कार्बन से क्या बॉन्डेड है, तीनों हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और यहां पर चेक करो ना यार, कार्बन से क्या बॉन्डेड है, अगला कार्बन बॉन्डेड है। तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। दिस इज योर प्रायोरिटी में नंबर 3 पे आएगा, और ये वाला प्रायोरिटी में 4 पे आएगा। तो अब की बार जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वापस से कहां प्रेजेंट है, वापस से प्रेजेंट है वो हॉरिजॉन्टल पे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। ये लो जाओ, चले जाओ। तो अब अगर आप 1 से 2, 2 से 3 चले गए, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। महाराज जब आप 1 से 2, 2 से 3 जाते हो एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। बोलना पड़ेगा आपको। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या, हाँ जी क्लियर है यहां तक। तो वापस से सुन लो, दो केस बन सकते हैं इस केस में, है ना। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, दो केस बनेंगे फिशर में। पहला केस क्या है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पे है। अगर वर्टिकल पे है 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, क्लॉकवाइज गए तो आर, एंटी क्लॉकवाइज गए तो एस, खत्म कहानी, है ना। फिर उसके बाद अगर मान लो ऐसा हो कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज में गए हो तो एस, एंटी क्लॉकवाइज में गए हो तो आर, से खत्म। एज सिंपल एज दैट। कोई टेंशन लेने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें, और अभी करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो आओ फिर, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनका फटाफट से बताना आप मुझे। देखो जी, फर्स्ट वाला ये वाला है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है जल्दी से। फिर उसके बाद एक और कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख रहा हूं मैं, इसका बताओगे आप फटाफट से। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ये वाला बताना है। 3 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं बेटा मैंने, है ना। ये तीनों आप खुद से कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है, चलो देखो चेक करते हैं, देखें। फर्स्ट वाला, जैसे स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना होता है, स्क्रीन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, सिंपल है ना। आ जाइए सर, इसमें बताइए। तो बेटा जी देखो, एक बात करो तुम, सबसे पहले देखो कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का, नंबर 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, कार्बन, कार्बन, फ्लोरीन में से कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा, नंबर 2 मिल गया। यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है, इसका मतलब देखो कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। यहां पर आओ, ये वाला जो कार्बन है इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन, और ये तीसरा भी ऑक्सीजन। अब इन दोनों में तुम कंपेयर कर सकते हो ना, ज्यादा हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहां है, ऊपर है, 3 ऑक्सीजन, नीचे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा, खत्म कहानी। ये नंबर 3, ये नंबर 4। अच्छा सर, आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो उल्टा होएगा, उल्टा। कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कैसे जा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आपका जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे बेटा जी, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये रहा। अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, क्लॉकवाइज आने पे एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज आने पर आर होता है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो 1 से 2, 2 से 3, तो इसका मतलब आर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। चलो आओ नेक्स्ट वाले पे आओ। नेक्स्ट वाला देखिए जरा आप,
तो नेक्स्ट वाले में क्या दिक्कत है? सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहां ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, तो क्या देखना है? एटॉमिक मास देखना है। इसका एटॉमिक मास ज्यादा तो नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, नाइट्रोजन नंबर 3 आ जाएगा, हाइड्रोजन नंबर 4 आ जाएगा। खत्म कहानी। कहां जाना है? 1 से 2 जाना है मुन्ना, और 2 से 3 जाना। अब ऐसे मत चले जाना कोई 1 से 2, बेटा 1 से 2 नहीं गए हो, इधर से 1 से 3 चले गए हो आप, है ना? तो आपको 1 से 2 जाना है। आप फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को छोड़ दो, उसको छोड़ के 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कौन से डायरेक्शन में गए हो? क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज गए हो और हॉरिजॉन्टल पे रखा है आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होएगा एस। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट वाला एग्जांपल चेक कर लो जरा। क्या लगा है? कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना? सबसे पहले तो पहला एटम चेक किया जाता है, तो यहां पर क्लोरीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नंबर 2 हो जाएगा। यस, इन दोनों में कार्बन लगा है, क्या चेक करना है? अगला आइटम। तो यहां कार्बन से क्या लगा है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहां क्या लगा है कार्बन से बेटा? 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। इस ग्रुप में चेक करो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम कहां पर है, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला यहां पर है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। बस खत्म कहानी। अब चेक करो, देखें, अब बताओ, देखें आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां है सर? वर्टिकल पे। मजा आ गया। वर्टिकल पे है तो 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो कॉन्फ़िगरेशन एस। खत्म। यार तुम्हें समझ में आया क्या यार? तुम बोल नहीं रहे हो यार ऐसे। आया पक्का? ये आरएस समझ लिया ना, तो मैं बता रहा हूं, तुम ऑप्टिकल में ना तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। गारंटी है मेरी। अगर तुमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें अंदाजा नहीं है उसका, है ना? अभी देखो, अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल तुम्हें करवाए हैं ना, जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं, इन सारे एग्जाम्पल में पता है कॉमन चीज क्या है? सब में एक एक कायरल एटम प्रेजेंट था। ठीक है, अब अगर मान लो एक से ज्यादा कायरल एटम आ जाए, फिर क्या करें? समझ रहे हो मेरी बात को? एक से ज्यादा कायरल एटम आ गए, फिर क्या करेंगे? जैसे अगर मानो, ऐसे मानो, ये हालांकि एक से ज्यादा कायरल एटम पे आर एस नोमेनक्लेचर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? ज्यादातर नीट में क्या पूछा जाता है? एक कायरल कार्बन वाले पे क्वेश्चन आता है, बट ऐसा नहीं कह सकता कि आएगा नहीं सेकंड वाले पे क्वेश्चन, 2 वाले पे आएगा नहीं, है ना? तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, आपको वो एग्जाम्पल एक बार के लिए हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, आप उसको खुद से सॉल्व करोगे। पहली बात तो ये देखते हैं कितने लोग मेहनत करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने कर लिया तो अगली क्लास में मैं आने से पहले सबसे पहले उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? अब इससे क्या होगा ना, तुम्हें तुम्हें चैलेंज मिलेगा अपने पे कि यार मैं जो कर रहा हूं ना, मतलब मैंने सही किया है, गलत किया है, क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत। उससे तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है ना? तो लिखो, ये है तुम्हारे लिए चैलेंज, है ना? ये आरडी चैलेंज है ना? ये आरडी चैलेंज है। आरडी कौन है? ये राहुल डूडी, मैं हूं भाई। हाँ, कोई और नहीं है। देखो जी, क्वेश्चन तुम्हारे सामने कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे लिखा हुआ है। सर एक बात बताइए, इसमें क्या, इसमें कायरल कार्बन कितने कितने हैं? ये वाला कार्बन कायरल है क्या? एक एच, एक ओ एच, एक सी डब्ल्यू एच, और ये कितना बड़ा ग्रुप, इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल है। ठीक, ये वाला कार्बन, सर ये वाला भी बिल्कुल कायरल है। अगर मैं इसको देखो, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होएगी 1 2 3 और 4। आपको यह बताना है कि जो दोनों कायरल कार्बन है कौन कौन से, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है या फिर एस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं तुम्हें हल्का सा आइडिया दे देता हूं, करना तुमने उसके बाद खुद से। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? बेटा आप क्या करोगे, 2 वाले को अलग बना लो, ऐसे, ये जो सेकंड वाला कार्बन है ना, इसको अलग से बना लिया, ठीक है? और अब इस पे जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है वो लिख लो, जो ग्रुप लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी का ऑर्डर लिख लो, चेक कर लो क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर है, सॉलिड पे, वर्टिकल पे है या फिर उस पे है ना? आपने वो चीज चेक कर ली, खत्म हो जाएगी कहानी, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
सेम, वही तरीका बिल्कुल सेम है ना, तरीका बिल्कुल सेम है। वैसे ही 3 वाला अलग से बना लो, ये थर्ड कार्बन है। अब चेक कर लो, थर्ड पे सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पे है, 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो तो आर, है ना। वो बाकी जो रूल है बिल्कुल सेम रहेंगे। तुम्हें तो करना क्या है, इस कार्बन से जो अटैच 4 ग्रुप है इनको प्रायोरिटी ऑर्डर अलग अलग असाइन करना है, बस इतना सा काम करना है। ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, ये नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखा है, ताकि आपको ये पता रहे कि आप कौन से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो, सेकंड का या फिर थर्ड का। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? चलो जी, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, और एक मैं तुम्हें होमवर्क में और दे देता हूं, ये वाला सॉल्व करना। ऐसा वाला, ठीक है ना। तो यहां पर भी नंबर 1 या यूपीएससी के अकॉर्डिंग नंबरिंग दी है मैंने, ये वाला कार्बन कायरल होगा, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों कार्बन एटम्स का आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये खुद से बताने की कोशिश करनी है। आप बताओ, कर लोगे क्या? एक बार बोलो ना यार, फटाफट हो जाएगा। कोशिश तो कर ही सकते हो ना। सेकंड वाले का अलग निकालना, थर्ड वाले का अलग निकालना, यहां पर भी सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहे वो आप बता सकते हो। ठीक है, मैं एक बार के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं। ये लो जी, आप कर लो नोट। हाँ जी, तो चलो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है आरएस नोमेनक्लेचर में दूसरा जो पार्ट आता है वो है आरएस नोमेनक्लेचर इन वेज डैश फॉर्मूला, है ना। सॉलिड वेज और आपका डैश वेज, इसमें कैसे हम आरएस नोमेनक्लेचर बता सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग सा है, इसको भी थोड़ा अलग से देखना बेटा। इसमें 3 केस पॉसिबल है। कितने केस हैं? 3 केस पॉसिबल है, तीनों को एकदम बढ़िया ढंग से देख लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सबसे पहला केस देखो जरा, पहला केस इफ टर्मिनल एटम, पहला केस इफ टर्मिनल एटम इज एट कहां है, वो है बेटा डैश, है ना बेटा। टर्मिनल एटम कहां है? डैश पे, और डैश का मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यस, डैश पे है, इसका मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो एक बात याद करो, ये तो वही वाला केस हो गया ना कि अगर जो आपका फिशर प्रोजेक्शन होता था उसमें जो वर्टिकल पे आता था वो भी तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता था। और यहां पर अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, इफ टर्मिनल एटम नहीं भाई, टर्मिनल एटम क्यों लिखा है मैंने, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, बताओ देखो, हाँ इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यार क्या बात कर रहे हो, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये तुम्हारी संगत का असर है, देख रहे हो तुम। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट डैश पोजीशन, है ना, एज डैश पोजीशन मतलब अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है। तो ये वही वाला केस हो गया है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे हम लोग, कि जब आपका जो टर्मिनल लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट हो, आपकी वर्टिकल पोजीशन पे प्रेजेंट हो। अगर ये वाला केस है तो सिंपल सी चीज याद रखनी है, वहीं पे 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। अगर क्लॉकवाइज गए हो, क्या गए हो, अगर क्लॉकवाइज गए हो तो आर कॉन्फ़िगरेशन, खत्म कहानी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज गए हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो तो एस कॉन्फ़िगरेशन, खत्म कहानी, बस आगे कुछ देखना ही नहीं है ना। आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए, मतलब अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर होना चाहिए। पहला केस ही हो सकता है। चलो इसमें एग्जांपल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है हमें। लो जी आ जाओ, फिर फटाफट से एग्जांपल देख लो। यहां पर बेटा लिखा है CH3, यहां पर लिखा है फ्लोरीन, और यहां पर लिखा है हाइड्रोजन, और यहां पर लिखा है क्लोरीन। चलो देखो जरा, आपसे पूछ लिया व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल कार्बन। सबसे पहली चीज तो कार्बन कायरल है, ये दूर से ही मुझे देखने पे पता लग रहा है, तो चीख चीख के कह रहा है भाई मैं कायरल हूं, है ना। तो अब देखो ये वाला जो कार्बन है, प्रायोरिटी असाइन कर दी हो जरा महाराज। क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, क्लोरीन की 1, फिर फ्लोरीन 2, फिर
कार्बन 3, फिर हाइड्रोजन 4। लो जी, कहां जाना है, कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। तो लो 1 से 2, 2 से 3 जाना है, ये लो चले जाओ, क्या दिक्कत है। कैसे गए हो बेटा, क्लॉकवाइज गए हो, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज गए हो, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, है कि नहीं, आसान है कि नहीं, है ना। और बताऊं एग्जाम्पल इसमें, और एग्जाम्पल बताऊं क्या तुम्हें, बता दो सर एग्जाम्पल से कौन सा हम डरते हैं। लो देखो ऐसा हो, ऐसा लिखा है, अब की बार इधर बना दो, क्या दिक्कत है ना। ऐसे कोई वो थोड़े ना है कि यहीं पे बनेगा आपका हाइड्रोजन, और ऐसे बना दो, ठीक है। यहां लिखा है मैंने फ्लोरीन, यहां लिखा है मैंने क्लोरीन, यहां लिखा है मैंने ब्रोमीन, यहां लिखा है मैंने आयोडीन। लो खत्म, ठीक है, इस तरह का लिखा है। अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो तो क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आपका जो आई है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे मैक्सिमम है, ये लो। फिर उसके बाद कौन आएगा, ब्रोमीन, फिर उसके बाद आएगा क्लोरीन, फिर उसके बाद आएगा फ्लोरीन। ये प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां है, डैश पे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, हम यही चाहते हैं। तो कहां से कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। बताओ कैसे घूमे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो। एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको, बताओ बताओ फटाफट बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये चीज आपको आसान लग रही है, यस पक्का। एक और एग्जांपल देखो जरा, फटाफट देखते जाओ और करते जाओ सॉल्व, फटाफट से देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर मैं बना रहा हूं। लो जी, अब की बार कुछ ऐसा एग्जांपल है, ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है, यहां NH2 लिखा है, और यहां पर CH2OH लिखा है ना। अभी मैं एक बच्चे का डाउट देख रहा था, बच्चा कह रहा था सर ये CIP रूल क्या होता है। अरे महाराज, वो मैंने EZ नोमेनक्लेचर में तुम्हें बताया था ना, कि वो प्रायोरिटी असाइन करने वाला रूल, उसी को CIP रूल बोलते हैं, कान इंगोल्ड प्रेलोग। उसकी तुम्हें DPS में क्वेश्चन, DPP में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ध्यान रखना। चलो आ जाइए जरा, इस पे क्वेश्चन को चेक करो फटाफट से। ऑक्सीजन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, सर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दीजिए आप। फिर कौन आएगा प्रायोरिटी में, नाइट्रोजन आएगा। अब यहां चेक करो, दोनों जगह कार्बन कार्बन आ गया। फिर क्या चेक करना है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है। बेटा कार्बन से यहां क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहां पर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आप चेक करो, इस ग्रुप में हायर एटॉमिक नंबर वाला आइटम कहां पर है, इसमें है ना। ऑक्सीजन आ रहा है ना इसमें, हायर एटॉमिक नंबर वाला है ना महाराज। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब प्रायोरिटी 3 हो जाएगी, और ये जो होगा आपका प्रायोरिटी में नंबर 4 पे आएगा। अब मुझे कहां जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, फटाफट बोलो देखें, क्या ये आर कॉन्फ़िगरेशन होएगा क्या। क्या तुम्हें आसान लग रही है ये चीज, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सिंपल चीज है, सारी चीज तुम्हें समझ में आ रही है, यहां तक बोलना पड़ेगा, आ रही है ना, ठीक है। चलो फिर, अब ये तो था पहला केस। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस आ जाइए, केस नंबर 2। दूसरा केस क्या बनतेगा, केस नंबर 2 बनेगा, केस नंबर 2 बनेगा, ठीक है। क्या करना है केस नंबर 2 में, दूसरा केस है, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट सॉलिड वेज, है ना। कहां पर प्रेजेंट है बेटा, वो सॉलिड वेज पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। कहां प्रेजेंट है लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, सॉलिड वेज पे प्रेजेंट है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। तो ये तो वही वाला केस हो गया कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप फिशर में कहां आ रहा है, किधर, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर ना यार। सॉलिड वेज का मतलब टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे ना। हॉरिजॉन्टल फिशर में आपकी तरफ होता था, वर्टिकल आपसे दूर की तरफ होता था, ऐसा ही तो है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो आ जाइए, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड वेज पे बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। अब अगर मान लो ऐसा है, और 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूं, और अगर आप घूमे हो क्लॉकवाइज, तो ये बिल्कुल जो सेकंड केस था वही वाला हो जाएगा। क्लॉकवाइज में एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में आर हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, आर। ये जो सेकंड केस लिखवाया था ना फिशर में, कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां होना चाहिए, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए, वो वाला केस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है देखना, ये तो यही करना है, और क्या करना है, खत्म हो गया, है ना। तो खत्म हो गया, अब बस क्वेश्चन देख लेना है, इसमें एग्जाम्पल देख लेना है। क्यों भाई,
देख लें एग्जाम्पल। अरे यार ये तो आसान है यार, बहुत इजी है कि नहीं। एग्जाम्पल बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं? जैसे देखो ऐसा हो, मान लो कुछ ऐसा हो, मान लेते हैं सर, अब आप कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, और तो क्या करें, है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को कहां रखना है आज, सॉलिड वेज पे रखना है, यहां रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन से तो लोएस्ट प्रायोरिटी किसी की हो नहीं सकती, है ना। तो यहां मैंने लिख दिया ड्यूटीरियम, यहां मैंने लिखा है ट्रीटियम, और यहां लिखा है मैंने फ्लोरीन। अब चेक करो, सबसे पहले प्रायोरिटी का ऑर्डर असाइन करो। सर इसका ड्यूटीरियम है मतलब ये 1H2 है, और ट्रीटियम है मतलब ये 1H3 है। बेटा ये तो आइसोटोप हो गए, और ये है फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, ये नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा सर फिर उसके बाद ट्रीटियम और हाइड्रोजन, इनमें चेक करना है, और ये बेचारा 1H1 है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम होता था तो हम क्या देखते हैं, एटॉमिक मास देखते हैं। इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, ये नंबर 2 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 3 पे आएगा, और ये एटॉमिक मास में 4 पे आएगा। खत्म कहानी, है ना। तो 1 से 2, 2 से 3 जाओ, जाओ फिर जाओ, 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा। खत्म, देख रहे हो। अरे आसान है ना यार, कितना सिंपल लग रहा है ना, एकदम मस्त सा। घूमते जाओ। अगर आपको सीआईपी रूल पता है तो आरएस नोमेनक्लेचर में आपको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखना जरा। अब की बार जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कुछ ऐसा है। लिखा है मैंने यहां पर OCH3, ठीक है। यहां लिखा है मैंने OH, यहां लिखा है मैंने बेटा CH3, ठीक है। और यहां लिख दिया मैंने CH2OH, इस तरह से, है ना। इस CH2OH को ऐसे लिख लो ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। CH2OH ये ऐसे लिखा हुआ है। फटाफट से देखे, खुद से असाइन करने की कोशिश करो। आरएस नोमेनक्लेचर में से क्या होएगा, फटाफट बोलो। देखो सबसे पहले आप चेक करोगे, सर यहां पर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, यहां पर भी ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, पहला आइटम ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन और यहां पर कार्बन। तो ऑक्सीजन और कार्बन में से तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनमें अब टाई हो गया सिस्टम। यहां OH आ रहा है, यहां OC आ रहा है। जब पहला आइटम सेम हो जाए तो अगला आइटम देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है, यहां पर कार्बन आ रहा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा 1, ये प्रायोरिटी में आएगा नंबर 2 पे, ठीक। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, तो हम क्या देखते हैं, अगला ग्रुप टाई हो गया, यहां पर भी मामला। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और सर यहां पर पता है क्या है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बॉन्डेड है। कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डेड है ना यार। तो अब इन दोनों में चेक करो कौन से ग्रुप में हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम आ रहा है। सर इसमें आ रहा है, मतलब इसकी प्रायोरिटी 3 होगी और इसका प्रायोरिटी 4 होएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको। तो आपको क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है, आर आता है। भाई ऐसे ना कितने भी एग्जाम्पल करते रहो भले, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं ना बेटा, है ना। खूब सारे एग्जाम्पल करते रहो भले, ये कोई अंत थोड़ी ना होना है, ये कोई खत्म थोड़ी ना होंगे कभी। ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे मेरे हिसाब से। बेटा बोलना पड़ेगा हाँ या ना, कर लोगे ना, यस। तो अब इन पे क्या करना है ना, जो आपकी डीपीपी होगी उसमें मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा ये वाले, है ना। ये आपको क्वेश्चंस डीपीपी में काफी सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा इतना एक बार आप रिवाइज करोगे, अगली क्लास में जब आप आओगे ना तो सबसे पहले हम लोग यही वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो ये हमने पढ़ लिया सेकंड केस। सेकंड केस पढ़ लिया कौन सा, कि आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहां प्रेजेंट है, सॉलिड वेज पे। पहला केस कौन सा पढ़ा था, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां था, डैश पे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सेकंड पे कौन सा केस, जब आपका हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां है, सॉलिड पे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तीसरा केस और बच गया, कौन सा। आप कहोगे सर आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना वो प्लेन में भी तो हो सकता है, आप उसको तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हो महाराज। हो सकता है ना, चलो आ जाओ उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। आ जाइए जरा, केस नंबर 3 क्या पढ़ेंगे, केस नंबर 3, केस नंबर 3। लो जी केस 3, केस नंबर 3 है, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is at is in the plane, इन दी प्लेन। लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां होगा, प्लेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो देखो जी, हालांकि
ऐसे क्वेश्चंस को करने के खूब सारे तरीके हैं। क्या है? खूब सारे तरीके हैं इस वाले केस को सॉल्व करने के, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट मेथड है, जो मुझे लगता है पर्सनली, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो आ जाइए जरा। देखो जनाब, देखो इधर, इधर देखो तुम। यहां मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, यहां मैंने CH3 लिख दिया बेटा, यहां पर लिखा हुआ है OH। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने फ्लोरीन। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने फ्लोरीन। मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई परेशानी थोड़ी है, नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करोगे देखना, वही सिमिलर प्रायोरिटी का ऑर्डर असाइन करोगे। यस, इसमें हो क्या रहा है, मुझे पता लग गया कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो मिलेगी फ्लोरीन को, फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा? कार्बन, फिर कौन आएगा? हाइड्रोजन। मेरा जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है बेटा? मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां है? 4th पोजीशन पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि मेरा जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, वो कहां आ जाए? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आ जाए। फर्स्ट वाले केस में लाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको कहां लाने की कोशिश करूंगा? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब उसको कहां पे लाना है? डैश पे लाना है। सर अगर डैश पे लाना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? इसको यहां भेजना पड़ेगा और इसको यहां भेजना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। बोलना भाई, ऐसा ही होगा? ठीक है, चलो कर देते हैं इंटरचेंज। तो आपने इंटरचेंज किया, और जो आपका बाकी जो एटम है उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी ग्रुप जहां थे कल थे आज भी वहीं रहेंगे। लो जी, ले आओ फिर। लो देखना बेटा, और यहां पर चला गया कौन? फ्लोरीन। और यहां कौन आ गया? लो 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 लो, हाइड्रोजन आ गया। ठीक, आ गया हाइड्रोजन आपका लोएस्ट प्रायोरिटी पे। अब आप, ये तो फर्स्ट वाला केस बन गया ना, कि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे प्रेजेंट है। ये तो फर्स्ट वाला केस बन गया। अब इसमें वापस से एटम्स की प्रायोरिटी असाइन करो। फ्लोरीन को नंबर 1, ऑक्सीजन को नंबर 2, कार्बन को नंबर 3। कहां जाना है? 1 से 2, 2 से 3 जाना है। 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कैसे घूम रहे हो आप? घूम रहे हो बेटा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? S। बेटा ये तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? इसका कॉन्फ़िगरेशन। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो उसका निकाल के इसको उल्टा कर दो, ये R हो जाएगा। खत्म कहानी। क्या करना आपको? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकला, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ये वाला R। बस, और कुछ भी देखने की जरूरत इसमें नहीं है। ऐसा क्यों होता है देखो मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज जब आप दो एटम को एक्सचेंज करते हो ना एक दूसरे के साथ, जब किन्हीं भी दो एटम्स को आप इंटरचेंज करते हो, तो जो मॉलिक्यूल है, जो कायरल एटम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसको चेंज किया था इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S था। जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया था। इसका मतलब एक्चुअली ये क्या रहा होगा? R रहा होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। आप ऐसे एक्सचेंज करो कि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां चला जाए? उस पे चला जाए, डैश पे। और फिर कॉन्फ़िगरेशन निकालो। S आए तो उसको R कर दो, R आए तो उसको S कर दो। खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। और एग्जांपल दूं तुम चाहते हो? चलो आओ और एग्जांपल आओ। ये थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया है। डोज हैवी तो नहीं हो गया है भाई? डोज हैवी तो नहीं माना? नहीं माना? ठीक है। वो अब वही बात है ना यार, एग्जाम वो देने जाओगे। वो अभी मैं वो देखा, किसी बच्चे ने कमेंट किया कि हाँ सर मतलब ठीक है, अगर हम कॉलेज में पहुंच गए तो क्या पता। वो कहानी सुना रहा था ना मैं तुम्हें, कि यार कॉलेज में जाने के बाद ना हमारी बात की, अच्छी कॉलेज में जाने के बाद हमारी बात की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो अच्छी कॉलेज में जाने के बाद अगर बोलोगे ना कि मुझे लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, तो घर वाले ध्यान देते हैं। तो अब कई लोगों ने बोला कि सर, अरे सर मतलब सर को तो एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है। अरे भाई जरूरी थोड़ी ना हर चीज का एक्सपीरियंस ही हो यार, है? देखो छोटी सी बात है, अगर मान लो किसी की शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको पता नहीं है कि शादी में क्या होता है, कौन कौन सी शादी में रस्में होती है। पता होता ही है ना। शादी नहीं हुई तो क्या हो, बारात में तो गए हो ना यार। क्यों भाई? तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक्सपीरियंस होना ही जरूरी है, तभी वो आप उसको बोल सकते हो। लेकिन बट स्टिल, हाँ बात तो सच्चाई है
कि जब हमारे पास अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी इस उम्र में उन्हीं से आती है, अच्छी कॉलेज से आती है, अच्छे नंबर से आती है, अच्छी जॉब से आती है, तब दुनिया हमारी बात सुनती है ना। जब हमारे पास ना अच्छा कॉलेज है, ना कुछ अच्छी नौकरी है, ना कुछ और है, तो हम कितना भी बढ़िया बोल लें, कोई नहीं सुनता भाई, है ना। सारे लोग यही जज करते हैं कि भाई तूने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा, तू मुझे क्या ज्ञान दे रहा है। लेकिन जिसका जो अच्छे नंबर हो, जिसके मार्क्स अच्छे हो, अच्छे मार्क्स के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला हो, तो उससे 4 लोग राय लेने जाते हैं, है ना। और यही तो चीज होती है, जब तुम अच्छा करते हो ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है सोसाइटी में, एज ए सोसाइटी। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई पहले वैल्यू नहीं थी, नहीं, बट लोग आपके पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हो, आपसे पेरेंट्स से राय लेने आते हैं, है ना, कि यार क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे को क्या करवाएं, आपके बच्चे ने क्या किया था, आपके बच्चे ने क्या किया था। तो वो चीज ना आपके पेरेंट्स को थोड़ी खुशी सी मिलती है कि यार ये देख, मतलब हमारे बच्चे ने, हमारे लड़के ने कुछ अच्छा किया, हमारी लड़की ने कुछ अच्छा किया, कि 4 लोग आज हमसे पूछने आ रहे हैं, है ना। और पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है भाई। तो उसके लिए भी पढ़ो, मतलब आप, है ना, वो भी अपने दिमाग में उस चीज को भी ध्यान रखो। यस, तो जरूरी नहीं कि मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस हो ही, है ना। हाँ, चलो आ जाओ। तो हाँ, ये वाला तुम बातों बातों में ना पता नहीं कहां पहुंचा देते हो मुझे, हैं। आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें कुछ ऐसा है, लो जी जनाब, अब की बार कुछ ऐसा कर दिया जाए। कैसा कर दिया जाए? लो देखो, अब की बार जो मैंने लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था वो वापस से यही रखा है। ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, और ये है आयोडीन। ठीक है, आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, देखो आप प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करके देख लो भले। आयोडीन को नंबर 1 मिलेगा, ब्रोमीन को 2 मिलेगा, क्लोरीन को 3 मिलेगा, और फ्लोरीन को 4 मिलेगा। आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां प्रेजेंट है? प्लेन में प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस तरह से करना है कि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां आ जाए? डैश पे आ जाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं इसको यहां भेज दूं और इसको यहां भेज दूं, इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज करते ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इंटरचेंज करके तो देखें। जैसे आपने इंटरचेंज किया, देखना बेटा क्या बन गया ये। बाकी इधर वाला, यहां तो आयोडीन चला जाएगा, यहां क्लोरीन और ब्रोमीन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे कल थे आज भी वैसे ही रहेंगे, है ना। ये ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी, है ना। और आपका फ्लोरीन खुश होके आ जाएगा यहां पर। अच्छा, तुमने वो सुना, एक संस्कृत में एक दोहा है ना। चलो बाद में सुनाऊंगा, अभी ये क्वेश्चन कर लो। तुम बोलोगे साला ये पता नहीं कितनी बातें करता रहता है, हर छोटी सी बात पे कुछ ना कुछ दोहा सुना देगा, कभी कुछ है। तो अब देखो, ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी, अब देखो आयोडीन को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी आज भी, ब्रोमीन 2 पे है, ये 3 पे है, और आपका फ्लोरीन 4 पे है। आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां आ गया है? डैश पे आ गया, और हमें मजा आ गया। अब कैसे मजा आ गया? मुझे 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कैसे घूम रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज घूम रहा हूं ना। ये डायरेक्ट 1 से 3 मत चले जाइयो, हाँ, सीधा रास्ता नहीं है। 1 से 3 जाने का रास्ता 2 से होकर गुजरता है ना। तो पहले 1 से 2 आना और फिर 2 से 3 जाना है। तो अब देखो कैसे घूमे हो आप? क्लॉकवाइज घूमे हो। क्लॉकवाइज घूमे हो, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा? आर। अब इसका आर रहा है तो इसका क्या रहा होगा? एस। बस इस बात को तुम्हें पकड़ना है। क्या तुमने पकड़ ली क्या ये बात? अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। ये वाली बात को तुम्हें पकड़ना है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं फिर कह देता हूं, जब आप दो ग्रुप को इंटरचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। क्या ध्यान रखना है? जब दो ग्रुप को इंटरचेंज किया जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। और एग्जांपल दूं क्या? और दूं? चलो एक और एग्जांपल लिख लो, आ जाओ। एक और एग्जांपल देखिए जरा। यहां लिखा मैंने हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है जी। यहां लिखा मैंने OH, तो यहां लिखा है मान लो ऐसा कुछ, इस पे मैंने डाल दिया आज CH2OH, ठीक है। और यहां पर मैंने डाल दिया है, किसको डालें तुम बताओ? NH2 लिख दूं? लो सर लिख दो, मतलब समझने के लिए तो बात है, बाकी तो कोई कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन दूसरा, फिर कौन आएगा? कार्बन तीसरा, ये वाला हाइड्रोजन चौथा। तो क्या हुआ अब की बार फिर से वही हुआ। क्या हुआ कि भाई जो आपका हाइड्रोजन था वो कहां पर प्रेजेंट है? प्लेन में प्रेजेंट है। तो क्या करना है? इसको यहां लेके जाना। इसको यहां लाओगे तो ये यहां आ जाएगा। अरे बोलो ना यार, आ जाएगा कि नहीं आएगा? ऐसा करने से जो आपका मॉलिक्यूल था उसकी शक्ल दिखने में कैसी होगी? ये देखो, ये तो आज भी यही रहेगा, CH2OH,
सेम पोजीशन पे है, OH यहीं पर रहेगा, लेकिन 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 क्या हुआ, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, हाइड्रोजन यहां पहुंच गया और जो आपका NH2 था वो यहां आ गया। ठीक है, चलो सर बढ़िया है। अब आपको क्या करना है, वापस से प्रायोरिटी देखो, 1 2 3 और 4, कहां जाना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। कैसे घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट केस आ गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होएगा। ठीक, अगर इसका S है तो महाराज इसका क्या होएगा, R होएगा। बोलो ना यार, कुछ अलग थोड़ी ना किया है, सिर्फ काम इतना सा करना था कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को कहां ले आओ, डैश पे ले आओ, डैश पे लाके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन आए उसका जस्ट ऑपोजिट पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, कहानी खत्म बस। और कुछ आगे पीछे बढ़ने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से तुम सारे क्वेश्चंस को इस ट्रिक की हेल्प से कर सकते हो। तो पहली ट्रिक क्या देखी थी हमने, इसमें सॉलिड वेज वाले में 3 केस पढ़े थे। पहला केस कौन सा था, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे होना चाहिए, क्लॉकवाइज गए R, एंटी क्लॉकवाइज गए S। दूसरा केस, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप सॉलिड पे होना चाहिए, क्लॉकवाइज गए S, एंटी क्लॉकवाइज गए R, ऑपोजिट। तीसरा, आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहां प्रेजेंट है, प्लेन में प्रेजेंट है, तो क्या करो, उसको लेके आओ पहले तो डैश पे। ठीक, अब उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, R आया तो पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा, S, खत्म कहानी। S आया तो पहले वाले का S, R, बस क्वेश्चन खत्म। आपको मेरी बात समझ में आई क्या, यहां तक ठीक है क्या बेटा? हम ना क्या कर चुके हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन पे हमने रिसर्च कर लिया, यूं मान लो कि खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। मैंने आपको एक RD चैलेंज भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, उसको सॉल्व करना। अगली क्लास में हम लोग आएंगे और वापस उसको डिस्कस करेंगे, कितने बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड थर्ड कार्बन का कितने लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन सही निकाल लिया, सारे लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो तुम, वही क्या, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से रोटेट करने की टेंडेंसी, मतलब कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है ना, तो ऐसी क्या कंडीशन है कि सब्सटेंस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो देखो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं हो रहा, अरे सर ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप, क्या, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होता तो बोला जाएगा कि वो मॉलिक्यूल कायरल होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे पता लगता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज होएगा या फिर नहीं होएगा? तो ऐसा कहा जाता है, कैसा, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो वो मॉलिक्यूल कायरल होता है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आप कहोगे सर ये तो आसमान से टपके खजूर पे अटके, अब आप बोल रहे हो कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अब ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या चीज है, सारी चीज मैं बताऊंगा, पहले लिखो, है ना। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहला क्या, मॉलिक्यूल जो है इज नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, उसकी जो मिरर इमेज है उस पर सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। सुपर इंपोज का मतलब समझते हो कि जैसे एक सब्सटेंस है उसकी मिरर इमेज बिल्कुल वैसी ही बनी, जैसे इधर देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, यह है एक लेटर है ए, यहां पर आपने मिरर लिख दिया, ये मिरर लगा दिया, तो अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी क्या वो भी ए जैसी बनेगी, क्या बनेगी ना। आप इसको ऊपर उठा के यहां से इसके ऊपर रखोगे, क्या ये नीचे वाले को ऊपर वाला पूरा ढक लेगा क्या, ईमानदारी से बताओ। इसकी मिरर इमेज ऐसी बनी, यहां से आपने उठाया इसको इसके ऊपर रख दिया, क्या ये नीचे वाले को ऊपर वाला ढक देगा, बिल्कुल ढक देगा, क्योंकि मिरर इमेज सेम ही बनी है। इसको बोला जाता है कि ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो गया है,
अगर ये मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो गया, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल अकाइरल होगा, काइरल नहीं होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। कुछ भी कह दो, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, थोड़ी सी इधर मेहनत ज्यादा है, इधर मेहनत कम है। ठीक है, अच्छा अब देखो सुपर इंपोज नहीं होने वाला एग्जाम्पल देता हूं, ये देखना बी। इसकी मिरर इमेज बनाओ महाराज आप, इसकी मिरर इमेज आप देखोगे ना ऐसी बनेगी, इसकी शक्ल ऐसी होगी, होगी कि नहीं होगी? ये थोड़ा बड़ा बन गया भाई, छोटा बना ले यार, ऐसी क्या बात है, ये ले। ठीक, अब सुनो, इसको उठाओ यहां से, इसके ऊपर रखो, घुमाना नहीं है, एज इट इज ऐसे का ऐसे उठा के रखना है। क्या ये नीचे वाला ऊपर वाले को छुपा लेगा? क्या सर नहीं छुपा सकता? इसमें जो ये बी बना है, ये लोब इस साइड है, इसमें लोब इस साइड है, तो ये क्या अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो जाएगा? सर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? ये है ऑप्टिकली एक्टिव और ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये है मिरर इमेज पे सुपर इंपोज होना और नहीं होना। अगर मिरर इमेज पे सुपर इंपोज हो रहा है, मतलब उसकी मिरर इमेज पे उस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के रखोगे ना, तो वो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होगा नीचे वाले को बिल्कुल ढक लेगा पूरा, उसको बोलते हैं सुपर इंपोज होना। अगर मिरर इमेज पे ये वाला मॉलिक्यूल ढक नहीं पाता, इसका मतलब वो सुपर इंपोज नहीं हुआ है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। पहली कंडीशन है ये वाली कि मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा, ऐसा तभी होगा, है ना। अब आप बोलोगे सर कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि ये जो सब्सटेंस है अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोजेबल है या फिर नहीं है? बताऊं कैसे पता लगेगा? इसकी भी एक कंडीशन होती है, ऐसे नहीं कि अब हवा में मैं बात कर रहा हूं, इसकी कंडीशन होती है क्या? मॉलिक्यूल मस्ट नॉट कंटेन एनी सिमेट्री एलिमेंट, मस्ट नॉट कंटेन एनी सिमेट्री एलिमेंट। अब आप कहोगे सर ये सिमेट्री एलिमेंट क्या है ना। तो देखो, वैसे तो सिमेट्री एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जो सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे वो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में मैं पीओएस बोलूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री को मैं शॉर्ट में सीओएस बोलूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, सारी चीज तुम्हें समझ में आएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होएगा। इसके अलावा भी और होती है सिमेट्री एलिमेंट, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एएओएस और एओएस, लेकिन उस पर हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं। उसके बिना भी हमारे सारे क्वेश्चन नीट के सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो फालतू में कंफ्यूजिंग है, वो सिर्फ ठीक है दिखाने के लिए बढ़िया, लेकिन उससे क्वेश्चन उनके बिना भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कायरल है। मिरर इमेज पे सुपर इंपोज कब नहीं होगा? जब उसके पास मस्ट नॉट कंटेन एनी सिमेट्री एलिमेंट, ना तो उसके पास पीओएस हो और ना ही उसके पास सीओएस हो। अगर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो आंख बंद करके बोल दो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा और अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होएगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, अगर कंडीशन फुलफिल होती है, मॉलिक्यूल इज कायरल, तो मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? वो कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है और शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये कंडीशन है। यूं मानो कि एक बहुत बड़ी बात आपने लिख दी आज, है ना, बहुत ही बड़ी बात लिख दी है। ठीक है, दो कंडीशन, दो में से बात तो एक ही है। ये वाली कंडीशन चेक कर लेना कि मॉलिक्यूल मस्ट नॉट कंटेन एनी सिमेट्री एलिमेंट, उसके पास इन दोनों में से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अब वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होएगा। मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं हो रहा, इसका मतलब मॉलिक्यूल कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर देगा। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। यह समझते ही हमारा लगभग काम खत्म हो जाएगा इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, बढ़े फिर आगे चलें, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, बढ़ लें इसको। लो आ जाइए जरा, फिर आपकी स्क्रीन पर है
सिमेट्री एलिमेंट देख रहे हो तुम, है ना, फूल पत्ती, सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे बेटा, है ना। और मैंने कहा कितने सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे, सिर्फ 2 ही सिमेट्री एलिमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा? पहला तो होएगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप जितने पढ़ाओगे उतने पढ़ लेंगे हम तो। देखना जी बेटा, इसमें एक चीज और देखो, है ना, इस वाले मॉलिक्यूल में अभी ऑप्टिकल, ये बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, ये अपनी इसमें COS प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव मत लिखो, है ना, वरना ये गलती हो जाएगी। इसको अभी मानो ये तुम्हें लग रहा है कि अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होएगा, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, है ना, इसको अभी छोड़ दो अभी के लिए। ऑप्टिकल, ये समझ में आ गया ना कि अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज होना और नहीं होना उसका क्या मतलब है ना। तो मुझे एकदम से याद आया ये वाला एग्जांपल, ये गलत हो जाएगा वरना। आ जाओ जी, इधर आ जाओ। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है देखो, अभी तुम्हें पता लगेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन जहां से अगर आप मॉलिक्यूल को काटो तो आपको 2 इक्वल पोर्शन मिले उस मॉलिक्यूल के, और दोनों इक्वल पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए, खत्म। जैसे तुम देखना, नॉन सुपर इंपोजिबल का एग्जांपल दूं, ऐसे मुझे याद आ गया, जैसे आपके हाथ है, ये हाथ ऐसा है, अगर तुम उसको मिरर में देखोगे तो ये जो अंगूठा है ना, ये इधर है, मिरर में देखोगे अंगूठा इधर दिखेगा, ये मिरर इमेज है, ये एक्चुअल आपका हैंड है, इसके ऊपर डालोगे, क्या ये सुपर इंपोज हो गया क्या? सर नहीं हुआ, एक में अंगूठा इधर है, एक में अंगूठा इधर है, तो ये है नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, है ना। एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो नीचे वाला दूसरे ऊपर वाले को बिल्कुल ढक नहीं पाएगा, इसका मतलब वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है। इसी वजह से ये आपका जो हैंड होता है वो कायरल होता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसको आप ध्यान रखो। कहता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है, कैसा? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन अबाउट विच ए मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मॉलिक्यूल को ऐसे 2 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। अब इसका देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये वाला लेटर की मैं बात कर रहा था, ए लिखा आपने, ठीक है, आपने ए लिखा है, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट? आप बोलोगे सर यहां से देखो, एक प्लेन जो है ना, अदृश्य प्लेन, इमेजिनरी प्लेन इमेजिन करो, ऐसा प्लेन इमेजिन करो जो यहां से पास हो रहा है। ये जो प्लेन है इस मॉलिक्यूल को इस तरह से काट रहा है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या इक्वल है, सेम है, इक्वल पार्ट में ऐसा लग रहा है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की मिरर इमेज हो। अरे बताओ ना यार, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये वाली जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ये जो ए है, मैं आपसे पूछूं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक। अरे बोलो ना यार। एक और एग्जाम्पल देखो, समझना भी, और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ई लिखा है ऐसे, मैं आपसे पूछूं कि जनाब बताइए क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा क्या? आप बोलोगे सर आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को यहां से काटो, ये देखो ये इमेजिनरी प्लेन हमें दिख रहा है, यहां से अगर आप काटोगे ना तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज है। ये जो प्लेन है इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाली पार्ट नीचे वाली पार्ट की मिरर इमेज है, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इस प्लेन को मैं क्या बोल सकता हूं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं। एक चीज आप हमेशा याद रखो, जो एटम इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट होते हैं उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर मान लो कार्बन प्रेजेंट था, है ना, तो ये जो कार्बन है ये इस प्लेन में आ रहा है ना, तो इस कार्बन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आधा इधर प्रेजेंट होगा, आधा इधर प्रेजेंट होगा, आधा आधा कटेगा, दोनों साइड सेम प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे मान लो यहां पर भी कार्बन प्रेजेंट है, यहां पर भी कार्बन प्रेजेंट है, इसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन आधा ऊपर प्रेजेंट होगा, आधा नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, आधा कटेगा ये, है ना। ये कैसे कटेगा? आधा कटेगा। तो जो एटम प्लेन में आते हैं ना उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, आधे इधर वाले प्लेन में होंगे, आधे इधर वाले पार्ट में होंगे। आपको सिर्फ ऊपर और नीचे वालों का सोचना है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस। और एग्जांपल दूं, जैसे ये वाला देखो, अगर कोई तुमसे पूछे, ये लिखा आपने एफ, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? अब आप जो तुम्हारी मर्जी हो, एफ लिख दिया मैंने, और एक मान लो मैं ऐसे लिख दूं एन, ऐसे लिखा है मैंने। इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या
कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? एक बार फटाफट से चेक करके बताइए। क्या कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? हाँ जी, देखना ना बेटा, क्या इसको आप कैसे भी काट लो, इसको तुम जैसी मर्जी हो वैसे काट लो। देखो अगर आप यहां से काटोगे ना तो ये वाला पार्ट इधर तो है ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब, और कोई प्लेन हो ही नहीं सकता, इसमें कोई पीयूएस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके पास आओ, क्या इसमें कोई पीयूएस प्रेजेंट हो सकता है? कैसे भी काटो, जैसे मान लो अगर आप ऐसे काटोगे तो यहां पर कार्बन यहां होना चाहिए, नहीं है, ये तो उल्टा है। अगर आप इसको यहां से काटोगे ऐसे तो हो सकता है क्या? हाँ जी बेटा जी, मेरी बात समझ रहे हो तुम? तो मतलब ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर दोनों पार्ट मिरर इमेज होने चाहिए, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाते हैं इसका मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मिरर इमेज नहीं होते तो इसका मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी कोई पीयूएस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपके सामने मैंने लिख दिया साइक्लोप्रोपेन, है ना, ये साइक्लोप्रोपेन देखो, मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? आप कहोगे सर बिल्कुल। आप इस मॉलिक्यूल को यहां से काटो, इस तरह से यहां से काटोगे, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है, यहां कार्बन, इसका मतलब इसमें पीयूएस प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप इसको, ये वाला पीयूएस भी है, इसमें देखो ऐसे काटोगे ना तो इधर वाला कार्बन इधर वाले कार्बन की मिरर इमेज होगा, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ऐसे काटोगे ना ऐसे, इस तरह से, तो इधर वाला कार्बन इधर वाले कार्बन की मिरर इमेज होएगा। तो इसमें तीन तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमें यह चेक करना है कि क्या एक भी है क्या। अगर हमने एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल लिया तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, जैसे और देखो, लेट से मैंने एग्जांपल लिखा है ये वाला, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। यहां से काट दो, यहां कार्बन आ रहा है, ये रहा कार्बन, यहां कार्बन आ रहा है, ये रहा कार्बन, मिरर इमेज है, इसका मतलब इसमें भी पीयूएस प्रेजेंट है। ठीक है, और आगे आओ, अगर मान लो आपने ऐसे लिख दिया, मैं पूछूं इसमें पीयूएस है, अगर मान लो ऐसे लिख दिया, क्या इसमें पीयूएस है? ये देखो, इसमें भी पीयूएस होगा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसका मतलब इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये सारे के सारे साइक्लो एल्केन्स हैं। तो एक बात आप याद रख लो, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, अनसब्स्टिट्यूटेड, है ना, अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स, अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स, इसमें ऑलवेज पीयूएस, है ना, क्या प्रेजेंट होगा इसमें? हमेशा पीयूएस प्रेजेंट होगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होगा बेटा? पीयूएस प्रेजेंट होगा। देख लो, मैंने आपके सामने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन लिखा, सब में पीयूएस प्रेजेंट है कि नहीं है? तो अगर आपका अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन है तो उसमें हमेशा पीयूएस प्रेजेंट होगा, आप उसमें ज्यादा आगे पीछे देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता, ऐसे मान लो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें पीयूएस होगा क्या? क्या इसमें पीयूएस होगा क्या? चेक करो तो देखो, अपना दिमाग लगा के सोचना, अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटते हो, इस तरह से, इधर कार्बन इधर भी कार्बन, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? सर बिल्कुल है, अरे है ना भाई। और ये जो क्लोरीन है ये प्लेन में आ रहा है, तो अभी मैंने आपसे कहा जो एटम प्लेन में आ रहा है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो पक्का क्या होगा? आधा इधर होगा आधा इधर होगा, आधा आधा कटेगा, है ना। ये एक बॉल की तरह माना जाता है, इसको क्या मानना है? एक बॉल की तरह। तो अगर मान लो ये बॉल है तो ये बॉल आधी इधर कटेगी आधी इधर कटेगी। तो इस वजह से जो एटम प्लेन में आ रहा है उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ो, जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, यहां आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्या इसमें भी कोई पीयूएस बना सकते हो आप? सर बिल्कुल बना देंगे, यहां से काट दो, ये इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है, इसका मतलब इसमें भी पीयूएस प्रेजेंट होगा, यहां पर भी पीयूएस प्रेजेंट होगा।
तो इस बात को आप एक और याद रख लो कि जो मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्केन्स साइक्लो एल्केन्स होती हैं, है ना, इसको भी आप नोट में लिख लो बेटा। ये मैं वो सारे केस बता रहा हूं जिसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो एज एन एग्जांपल, जो सबसे ज्यादा फेमस है ना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स ऑलवेज हैज पीओएस, है ना। इसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होगा बेटा, पीओएस प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें हमेशा आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम डाई सब्सटीट्यूटेड की। किसकी बात करें, डाई सब्सटीट्यूटेड की। देखना ये वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये लिखा हुआ है, यहां क्लोरीन लिख दिया, यहां क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। क्या ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, बिल्कुल डाई सब्सटीट्यूटेड है। दो कार्बन, एक कार्बन से दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लिख दिए, ठीक। तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सर बिल्कुल हो सकता है, दिक्कत क्या आपको, यहां से काट दो, ठीक है। ये कुछ ऐसा कटा है, ये पता है प्लेन कौन सा है, ये वो प्लेन है जिसमें आपके दोनों क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। इसको आप ऐसे लिखो, देखो और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा बेटा आपको। ये ऐसे मान लो, ये क्लोरीन यहां है, ये क्लोरीन यहां है, ऐसे काटा है इनको, ऐसे। क्लोरीन जो है ना, ये वाला क्लोरीन आधा आधा कटा है, आधा इधर वाले प्लेन में होगा, आधा इधर वाले प्लेन में होगा। थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। ये इस तरह से कटा है कि जो दोनों क्लोरीन है वो आधा ऊपर वाले पीछे वाले प्लेन में, आधा इधर वाले में, बीच से काट रहे हो आप। तो जो क्लोरीन है ना वो आधा आधा कटेगा ऐसे, आधा क्लोरीन इधर, आधा इधर, आधा क्लोरीन इधर, आधा इधर। मेरी बात समझ में आई, ऐसे काटा है, क्लोरीन ऐसे प्रेजेंट है ना, उस प्लेन में प्रेजेंट है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस। एक छोटा सा देखो एग्जांपल देता हूं, है ना, इसको आप ऐसे समझो। ये देखो यही मिला है मुझे इधर, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक। इस वाले कोने को पकड़ो, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है तुम्हारा, ऐसे देख पा रहे हो, जो आपका क्लोरीन है वो यहां लगा हुआ है। तो आप ना इसको ऐसे काटो, इस वाले तरह से तिरछा काटो कि ये जो क्लोरीन है ये वाला प्लेन आधा इधर से कटेगा, आधा नीचे से कटेगा, ऐसे। ये वाला जो प्लेन है ये वाला ऐसे काटो, ऐसे। ये देखो क्लोरीन यहां पर लगा है, आधा इधर प्रेजेंट होगा, आधा इधर प्रेजेंट होगा। यस, जो नीचे वाला क्लोरीन है वो भी आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, दोनों साइड आधा आधा कट जाएगा। क्या आप ये बात को विजुअलाइज कर पाए हो क्या? है ना। थोड़ा सा अपनी घर में ही भले अपनी कॉपी ले लेना, और कॉपी के एक एंड पे ना एक एटम रख के देखना, और फिर देखना कि एक प्लेन ऐसा कटेगा जहां पर दोनों एटम आधे आधे कट जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, भले डायरेक्ट इसको ऐसे याद रख लो कि अगर डाई सब्सटीट्यूशन एक ही कार्बन पे है, अगर दोनों सब्सटीट्यूशन एक ही कार्बन पे है, तो हमेशा पीओएस होएगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। डाई सब्सटीट्यूटेड एल्केन, डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लो एल्केन, है ना। इसमें क्या ध्यान रखना है, बोथ सब्सटीट्यूशन एट सब्सटीट्यूशन, बोथ सब्सटीट्यूशन, है ना, ये बेटा थोड़ी अलग सी चीज है, बोथ सब्सटीट्यूशन एट सेम कार्बन। अगर दोनों सब्सटीट्यूशन एक ही कार्बन पे है तो ऑलवेज पीओएस होएगा, आपको इधर उधर भागना नहीं है। दोनों सब्सटीट्यूशन अगर सेम कार्बन पे है तो उसमें पीओएस होएगा। अच्छा सर, अगर एक कार्बन पे ना हो फिर, तब सोचना पड़ेगा। देखना, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ये वाला, ये लिखा है, इस कार्बन पे एक क्लोरीन लगा है, इस कार्बन पे एक क्लोरीन लगा है, दोनों सब्सटीट्यूशन अलग अलग कार्बन पे है ना, एक कार्बन पे नहीं है। ये सिस फॉर्म है कि ट्रांस है, फटाफट बताओ सर, ये तो सिस लग रहा है, क्या इसमें पीओएस होगा? क्या कोई ऐसा प्लेन तुम निकाल सकते हो कि जिसमें ऐसे काटा मॉलिक्यूल को कि दोनों साइड एक दूसरे की मिरर इमेज हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, देखो यहां से ऐसे काट दो, इधर ये तो कार्बन कट गया दोनों साइड, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये रहा पीओएस। इसमें पीओएस प्रेजेंट होगा, खत्म कहानी, आगे कुछ देखना ही नहीं है तुम्हें। यस, अगर मान लो इसी की मैं ट्रांसफॉर्म बना दूं, इधर देखो, इधर H है, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर H है। अब बताओ क्या इसमें पीओएस हो सकता है? अगर तुम इसको ऐसे काटोगे भी, ऐसे काटोगे तो हाइड्रोजन की साइड हाइड्रोजन होना चाहिए, क्लोरीन की साइड क्लोरीन होना चाहिए।
यहां पे क्या हो रहा है, अगर आपने इसको ऐसे काटा तो इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन मिल रहा है, इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो मतलब इसमें पीओएस नहीं होगा। अगर आपकी कौन सी फॉर्म है बेटा, ट्रांसफॉर्म है। तो बताओ ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या? तो जो मैं वापस बोल रहा हूं, जो जो मैंने चीज कही है वापस सुन लो। पहली चीज, अगर साइक्लोएल्केन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ऑलवेज पीओएस। एक सब्स्टिट्यूशन है, ऑलवेज पीओएस। दो सब्स्टिट्यूशन है, एक ही कार्बन पे है अगर, तो ऑलवेज पीओएस। दो सब्स्टिट्यूशन अलग अलग कार्बन पे है, फिर हमें सोचना पड़ेगा, है ना, फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई प्लेन ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? यहां तक आसान है ना? अरे बोलो ना यार, ये थोड़ी सी अलग चीज है बेटा। यहां पर हम लोग, यहाँ इसमें भाई केमिस्ट्री नहीं है कुछ भी, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, ये तो ज्योमेट्री की बात है, तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो 3D की बात है। ठीक है, अच्छा जी, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखो जरा, इसमें तुमसे पूछा है कि बताइए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगा? तो देखो इसको आप ऐसे काटो, ये वाला प्लेन देख रहे हो, ये वाले प्लेन में ऐसे काटोगे ना, तो क्या इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज है? सर ऊपर H है, यहां पर भी H है, नीचे Br है, यहां पर भी Br है, तो क्या पीओएस होगा? सर बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है? ये वाला पीओएस तो है ही। इसमें एक और पीओएस भी बता सकते हो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, कोई भी एक पीओएस अगर तुम्हें मिल जाएगा ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें और भी पीओएस, अगर आप इसको ऐसे काटोगे ना, वो वाला प्लेन जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमीन प्रेजेंट है, ऐसे उसी प्लेन में काटो जिसमें ये वाले एटम आ रहे हैं, तो ये दोनों एटम तो आधे आधे कट जाएंगे, इधर कार्बन आ रहा है इधर भी कार्बन आ रहा है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगे, खत्म कहानी, है ना। तो वो वाले प्लेन की हमें पीओएस की जरूरत नहीं है, ये वाला पीओएस हमें मिल चुका है। इसमें बताओ क्या पीओएस होगा? सिस फॉर्म है, यहां से काटो, इधर कार्बन इधर भी कार्बन, इधर हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन कार्बन कार्बन, लो जी पीओएस है, कोई नहीं रोक सकता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इस वाले में बताओ, नेक्स्ट वाले में क्या इसमें पीओएस हो सकता है? सर अगर आप यहां से काटोगे ना, तो देखो हाइड्रोजन इधर क्लोरीन आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए था, इसमें कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं है। क्या आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं पीओएस के, ये तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, है ना। और देख लो, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, इसको सोचो आप, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद से करोगे, है ना, मुझे पता है इसमें फंसोगे तुम। पता है इसको कैसे करना है, ये खुद से सोच के करना है। बताओ इसमें क्या करना है तुम्हें, अपनी कॉपी जो है ना, कॉपी का पेज ले लेना, और उस कॉपी के दो पेज पे ना दो सब्स्टिट्यूशन लगा के देखना, है ना, पेज पे दोनों साइड। जैसे ये वाली कॉपी है तुम्हारी, मान लो ये वाली कॉपी है, ये वाला जो कॉर्नर है उस पे दो सब्स्टिट्यूशन लगाना, और दो सब्स्टिट्यूशन यहां लगाना, और चेक करना कि क्या कोई ऐसा प्लेन है जिसके अबाउट मैं काटूं तो दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए। ऐसा तुम एक बार खुद से देख के देखना, तुम्हें अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि पीओएस होगा या फिर नहीं होगा, नहीं तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला ये बताओ। सर ये तो दिख ही रहा है, यहां से काटो आप इसको, यहां से काटिए, इधर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन पीओएस होएगा, खत्म कहानी। इतना क्या टेंशन लेने का, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो ना यार। तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, और एक चीज मैं आपको और बोल देता हूं, एक चीज मैं आपको और लिखवा देता हूं, देखो नोट में एक पॉइंट लिखवा देता हूं, नोट में एक पॉइंट लिख लो कि जो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव मिनिमम वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपका कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, उसमें हमेशा एक ना एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मान लो ये वाला है, कार्बन है बेटा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है, इसका sp2 प्लेनर है। आप इसमें देखो, ये वाला प्लेन तुम्हें दिख रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। ये वाला प्लेन तुम्हें दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है उसमें हमेशा पीओएस होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे पीछे की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अब जैसे ही कोई एल्कीन वेल्कीन आए ना तो उसको छोड़ देना, बोला प्लेनर है मतलब पीओएस होगा ही, तुम्हें कुछ टेंशन सोचना ही नहीं है, कुछ आगे पीछे नहीं जाना है, ठीक है? हाँ, नॉन प्लेनर है फिर चेक करना पड़ेगा, वो बात अलग है, तो उसको तुम अलग से देख सकते हो, ठीक है? चलो जी, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सीयूएस। सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही इजी चीज है। कैसे? सुनो इधर, मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है कुछ ऐसी, इधर देखना, ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इसमें देखना, यहां पर एक मैंने एटम ऐसा लिया है जिससे अगर इधर मैं जाऊं तो आपको एक कार्बन मिल रहा है, जितना ऊपर चलूं उतना ही अगर मैं नीचे चलूं तो एक और एटम मिल जाएगा, जितना इस डायरेक्शन में गया वहां पर एक एटम मिला, उल्टी डायरेक्शन में गया तो सेम एटम मिला, इधर चला तो एक एटम मिला, उल्टी डायरेक्शन में गया तब भी एक एटम मिला। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में वो एटम होता है जिस एटम से अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो आपको सेम डिस्टेंस पे सेम एटम मिले। पूरे मॉलिक्यूल में ऐसा होना चाहिए, ठीक? क्या? जैसे मान लो मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री हूं, मेरे से इधर जितने डिस्टेंस पे एक एटम प्रेजेंट होगा इधर भी उतने डिस्टेंस पे दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, इधर जितने डिस्टेंस पे एक एटम प्रेजेंट होगा 180 डिग्री उतना इधर भी सेम डिस्टेंस पे दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, सामने जितने डिस्टेंस पे एक एटम प्रेजेंट होगा पीछे भी उतने डिस्टेंस पे सेम एटम प्रेजेंट होगा। मतलब हर एटम की मिरर इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसे एटम को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। आप जिस रूम में बैठे हो ना उस रूम को एक क्यूब मान लो, क्या मान लो? क्यूब मान लो। तो उसमें देखना, एक डायरेक्शन में जाओगे एक कॉर्नर मिलेगा, दूसरे डायरेक्शन में जाओगे दूसरा कॉर्नर, एक डायरेक्शन में जाओगे एक कॉर्नर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ दूसरा कॉर्नर, हर साइड आप उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सेम एटम्स मिलेंगे। ऐसा जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो ऐसा लिखा है, इसमें मैं पूछूं क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है? देखना, इसमें ना लोग पता है क्या गलती करते हैं, तुम भी गलती कर दोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या बताओगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा साइक्लोप्रोपेन में? आप बोलोगे सर देखो यहां है, इधर चले कार्बन मिला, जितना इधर चलोगे उतना इधर चलने पे कार्बन मिलना चाहिए था, क्या मिला? क्या नहीं मिला? इसका मतलब COS नहीं हो सकता। खत्म कहानी, बात खत्म होगी भाई, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। और बताऊं एग्जांपल, देखना ये देखो, बताओ क्या इसमें COS प्रेजेंट हो सकता है? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? खुद का दिमाग लगा के बताओ। सर यहां देखो, ये जो एटम है ना, इधर चला तो एक एटम मिला कार्बन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला तो दूसरा एटम मिला, सेम एटम मिला, बढ़िया बात है। इधर चला तो मिला मुझे कार्बन, उल्टी डायरेक्शन में गया तब भी मिला मुझे कार्बन। मतलब जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे जा रहा हूं तो मुझे सेम एटम मिल रहा है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। खत्म कहानी। अच्छा आगे चलो, अगर मान लो मैंने ये वाली रिंग लिखी है, मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इसमें COS प्रेजेंट है क्या? दिमाग लगाओ अपना, खुद से सोचो मुन्ना, खुद से सोचो, होगा क्या? सर देखो, इस वाले सेंटर को मानो, जितना आप इधर चलोगे ना उतना ही इधर चलने पे सेम एटम मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। सर आप इतना चलोगे ना तो कार्बन मिलेगा, उल्टी डायरेक्शन में जाओगे ना तब भी कार्बन मिलेगा, लेकिन इधर जाओगे तो कार्बन मिलेगा, लेकिन जितना इधर चले हो उतना इधर चलने पे यहां कार्बन मिलना चाहिए था, है क्या? सर नहीं है। नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से बताऊं तुम्हें ट्रिक क्या मिल गई? ये अपनी ट्रिक है, RD ट्रिक। क्या है अपनी ट्रिक? ये है कि रिंग विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऐसी रिंग जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, नो COS, उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। चेक ही नहीं करना। 6 कार्बन वाली थी हो सकता है, 3 कार्बन वाली नहीं होगा, 4 कार्बन वाली थी ऑड है, इवन है, 5 कार्बन ऑड है, नहीं होगा, 3 वाली, 5 वाली, 7 वाली, 9 वाली, कभी भी COS प्रेजेंट नहीं हो सकता। इस बात को याद रख लो, ये अपनी ट्रिक है। खत्म कहानी।
और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा आगे आओ, कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है फ्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब देखो मैं, सॉरी फ्लोरीन है ना, मैंने तुमसे पूछा महाराज एक बात बताओ, क्या इसमें COS प्रेजेंट है क्या? क्या इसमें COS प्रेजेंट है क्या? आप बोलोगे सर इस वाले सेंटर को पकड़ो, जितना इधर चलोगे हाइड्रोजन मिल रहा है, उतना इधर चलोगे ना तो यहां पर हाइड्रोजन मिल रहा है। जितनी दूरी पे चलने पे इधर फ्लोरीन मिल रहा है ना, उतना ही उल्टा चलोगे तो फ्लोरीन मिलेगा। तो क्या मैं इसको COS कह दूं? सर बिल्कुल कह दो, क्या दिक्कत है? यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? अच्छा और एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल लिखा है, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है? देखो अगर कोई इसको सेंटर मान ले, इधर चलने पे कार्बन मिला, इधर चलने पे कार्बन मिलना चाहिए था, मुन्ना मिला क्या? नहीं सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड रिंग है, चेक करने की जरूरत नहीं थी। ऑड में तो चेक ही नहीं करना भाई, खत्म है कहानी। अच्छा इसके पास आओ, इसमें देखना ये थोड़ा अलग है भाई। सारे लोग ध्यान स्क्रीन पे एकदम, इस वाले को मानो सेंटर, ठीक है? इधर चले कार्बन मिला, उल्टी डायरेक्शन में चले कार्बन मिल गया। सर एक चीज तो फुलफिल हो रही है। अच्छा इधर चले कार्बन मिला, इधर चले फिर कार्बन मिल गया। सर एकदम मजा आ रहा है। अब ये देखो, ये तो रिंग एक प्लेन में है, ये जो हाइड्रोजन है प्लेन से ऊपर की तरफ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो प्लेन से नीचे की तरफ है। इधर जितना ऊपर चलोगे उतना ही अगर नीचे चलोगे तो हाइड्रोजन मिलेगा। मतलब ये हाइड्रोजन प्लेन से जितना ऊपर है, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से उतना ही नीचे है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वाला है ना, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऐसे, और यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऐसे। यस ऐसे। जितनी दूरी पर नीचे हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस सेंटर से, उतनी दूरी पर इस सेंटर से ऊपर वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, देख रहे हो? तो इसका मतलब जितना ऊपर चलने पे हाइड्रोजन मिला, उतना ही नीचे चलने पे हाइड्रोजन मिल गया। बहुत बढ़िया बात है। सर एक चीज और देखो, ये क्लोरीन नीचे है, जितना नीचे चलने पे क्लोरीन मिलेगा, उतना ही ऊपर चलने पे क्लोरीन मिल रहा है। तो सारे एटम्स की मिरर इमेज पॉसिबल है। इसका मतलब सर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? सर इसमें तो मुश्किल लग रहा है। क्यों? यहां देखो, इधर कार्बन कोई दिक्कत नहीं, इधर कार्बन सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर ऊपर चलने पे हाइड्रोजन मिला है, तो यहां उल्टा चलने पे हाइड्रोजन मिलना चाहिए था सर, यहां तो क्लोरीन मिल गया। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ऐसे नहीं कि सर 2 कार्बन के लिए तो मिल रहा है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, नहीं, सारे एटम्स के लिए मिलना चाहिए। इस हाइड्रोजन के लिए यहां हाइड्रोजन होता, इस क्लोरीन के लिए यहां क्लोरीन होता, तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाता जैसा इसमें था। ठीक है? अरे मेरी बात तुम समझ पा रहे हो क्या? ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? अब ये वाले जो केसेस है ना, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं होमवर्क में। कहां देना चाहता हूं? होमवर्क में। ये तुम खुद से करके लाओगे, ठीक है? इसमें चेक करना क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या फिर नहीं है। चेक कर लोगे क्या? ईमानदारी से बताओ। मुझे लग रहा है लास्ट में जाते जाते ना डोज काफी हैवी हो गया। क्यों? लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब चीजें तो हमें पढ़नी पड़ेगी, जो हमारे सिलेबस में है वो तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यस, बाकी इसके और भी एग्जाम्पल मैं आपको अगली क्लास में और करवा दूंगा। ये वाला जो होमवर्क है ईमानदारी से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर तुम खुद से सॉल्व कर लोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, है ना? मैं फिर से एक बार बोर्ड से साइड में हो जाता हूं, जिससे कि आप नोट्स को बड़े आराम से लिख लो, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है? कुछ छोटी छोटी मैंने ट्रिक्स भी बताई है आपको, उन ट्रिक्स को भी आप याद रखोगे। बताओ याद रह जाएगा तुमसे? सोच लो एक बार, पक्का? चलो फिर आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है ना? और आप लोगों को थैंक यू बोलने का भी टाइम आ गया। अरे कहां गया थैंक यू? बताओ, ये भी नहीं चाहता कि मैं आपको थैंक यू बोलूं, है? ये भी नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं, इसका भी मन नहीं कर रहा। ये भी बोल रहा है सर और पढ़ा दो इनको आप।
बट नहीं बेटा, टाइम हो रहा है हमारा, लगभग 2 घंटे का हमारा सेशन होने वाला है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ। इस वजह से इसको मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ आज वाले सेशन को। काफी सारे टॉपिक्स हमने आज वाले सेशन में कवर किए हैं। आरएस नोमेनक्लेचर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आरएस नोमेनक्लेचर में डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। खूब सारे क्वेश्चंस किए। अगली क्लास में आएंगे वापस से और क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। डीपीपी में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो तुम्हें करके एकदम मजा आ जाने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, ऐसा ना हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बड़ा टॉपिक आते ही सर हम बिखर जाए। नहीं बेटा, है ना। ये जो टॉपिक है ना, इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। कभी ऐसा लगेगा कि सब एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, कभी लगेगा थोड़ा सा कम समझ में आया। वो चलता है भाई, लाइफ ऐसी है ना। लाइफ एक जैसी नहीं होती हमेशा। हमें मेंटेन करने की कोशिश करनी है ना, कि ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाए और ना ही बहुत ज्यादा सुखी हो जाए, है ना। ऐसा ऐसा तुमने वो दोहा सुना होगा, इंसान ज्यादा गलती तभी करता है जब या तो बहुत सुखी हो, बहुत खुश हो जाए, या फिर बहुत दुखी हो जाए, तब वो बहुत ज्यादा गलती करने के चांसेस होते हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा, है ना, हवा में नहीं रखना, एकदम सैचुरेट करके चलने की कोशिश करना। एक संस्कृत में दोहा मैं आपको सुना देता हूं। ऐसा बोलते हैं कि उदेति सविता तम्र तम्र एवास्तमेति च संपतो च विपतो च मैताम एक रूपता। कहने का मतलब, ये संस्कृत में था, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसा बोला जाता है कि जब सूरज उगता है, उदय होता है सूरज का, सूर्य का, तो वो हमेशा लाल लाल दिखाई देता है, और जब वो अस्त होता है, ढलता है, तब भी वो लाल लाल दिखाई देता है ना। लालिमा लिए होता है। मतलब यहां पर सूरज का उगना, सूर्य का उगना मतलब जीवन में खुशी होना, और सूर्य का अस्त होना मतलब जीवन में दुखी होने से है। तो सूरज जैसे उगते हुए भी लालिमा लिए होता है, अस्त होते समय भी लालिमा लिए होता है, इसी तरह से कहता है कि संपतो च विपतो च मैताम एक रूपता। जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, आप जैसे लोग, वो सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं। वही लोग इस दुनिया पे राज करते हैं। ना तो हमें दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना है, और ना ही सुख में बहुत ज्यादा सुखी होना है ना, क्योंकि ये चलता रहेगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। यस, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो आज के लिए ज्ञान की बात यही वाली थी। ये संस्कृत में दोहा था, ये मुझे याद आ गया जब मैं अपने स्कूल टाइम पे पढ़ता था। 10th क्लास तक मैंने संस्कृत पढ़ी है ना, तो वहां से मुझे याद आया, मैंने सोचा सुना देते हैं, आज मार ही देते हैं एक, है। चलो जी जनाब, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे, सीओएस पीओएस को। आगे कुछ और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आपको नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।